तो हेलो दोस्तों। जैसा मैंने तुमको वादा करा था, मैं अपना मैथ्स का सेशन लेके आ गया हूँ। मैं हूँ तुम्हारा मार्क्स मित्र। और आज है हमारा डे 1। डे 1 किसका है सर? जैसा मैंने आपको वादा करा था कि मैं 5 चैप्टर्स लेके आऊंगा पहले दिन में, ऐसे में 3 दिन में आपकी पूरी मैथ्स खत्म करा दूंगा क्लास 10th वालों की। तो मैं वैसा करने आ भी गया हूँ। अब इस वीडियो के शुरू होने से पहले मैं पहले ही बता दे रहा हूँ क्या, कि आप अगर मैथ्स का पेपर आपका है, अब चाहे वो मैथ्स आप बेसिक लिए हो या स्टैंडर्ड लिए हो, या फिर स्टैंडर्ड लिए हो, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, ये वीडियो दोनों के लिए बेनिफिशियल होगी। ठीक है? चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, किसी भी चीज से हो, आपके लिए बेनिफिशियल होगी। और इस वीडियो में मैं कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिस नहीं करूंगा। ये आपको इस वीडियो के शुरू होते के और एंड होते दोनों में समझ भी आ जाएगा, क्योंकि हम इसके साथ पीवाईक्यूज भी देखेंगे। ये नहीं कि सिर्फ हम देखते ही चले जाएंगे, किसे पढ़ते ही जा रहे हैं, हम पीवाईक्यूज भी सॉल्व करते चले जाएंगे। ठीक है? तो शुरू करें। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। तुम लोग देखते तो बहुत हो यार, थोड़ा बहुत सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, या फिर अपने ऐसे दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो किसी भी कारण ये चीज अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनको ऐसी क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रही। तो मेरा चैनल शुरू करने का मकसद ही ये था। ठीक है? तो उनको बस शेयर कर दो आप, बाकी उनको देखना ना होगा वो या ना देखना होगा, वो उनकी चॉइस है। ठीक है? शुरू करें बिना कोई टाइम वेस्ट करें। अपनी सीट की बेल्ट बांध लो भाई। और नोट्स वगैरह मत बनाना। इसकी फ्री पीडीएफ, जो फ्री पीडीएफ है, वो मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कुछ मांगने वांगने की जरूरत नहीं, मैं वैसे ही दे दूंगा। बस इसके नोट्स वोट्स कुछ नहीं बनाना है। बस अब हो सके तो एक पेन कॉपी ले लेना, जहां मैं बोलूँ वैसे नहीं बोलूंगा, क्योंकि तुमको बस कुछ नहीं करना है। 1 से 2 घंटों की जो वीडियो होगी, इसको शांति से देखना है। देन इसके एंड में मैं तुम्हें बताऊंगा क्या करना है। ठीक है? शुरू करें। तो पेपर तुमको पता ही है, 24 तारीख को पेपर है मैथ्स का तुम्हारा। तो हम बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 से। उससे पहले क्या, उससे पहले हम देख लेते हैं सिलेबस। जैसे तुम्हारा ये ब्लू प्रिंट है, ये तुम्हारा ब्लू प्रिंट है एमपी बोर्ड क्लास 10th मैथ्स का। अब इस ब्लूप्रिंट में अगर तुम देखो तो सरकार, ये एमपी बोर्ड खुद कहती है कि गणित तुमने चाहे बेसिक लिया हो, चाहे स्टैंडर्ड लिया हो, तो उससे डरने की जरूरत नहीं है कि सर हमने तो बेसिक लिया है तो हमने तो स्टैंडर्ड लिया है, बहुत कठिन है। कुछ नहीं होता है। देखो, बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड, सिलेबस आपका सेम है। सिलेबस पूरा का पूरा सेम है। डिफरेंस आएगा इन द लेवल ऑफ क्वेश्चंस, कि क्वेश्चंस कैसे होंगे उसके लेवल में डिफरेंस होगा। है ना? तो बस उस तरीके से हम दोनों, चाहे बेसिक हो स्टैंडर्ड, हम दोनों लेवल के क्वेश्चन देखते चलेंगे। तो बेसिक वाले को ये नहीं बहुत कठिन लगेगा, उसको भी लगेगा कि यार इतनी मैथ सरल थी, और स्टैंडर्ड वाले को तो लगने ही वाली है। ठीक है? फिर आप चाहे हिंदी मीडियम से हो, चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, चैप्टर वाइज हम इस डे 1 में 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 चैप्टर्स पहले दिन में खत्म करेंगे बिना कोई टाइम वेस्ट करे। ठीक है? शुरू करते हो फिर हम। बिना कोई टाइम वेस्ट कर हम इस चीज को शुरू कर दें। चलो, आपने अब बड़ा आराम से बैठ गए हो गया, शुरू करते हैं यार बिना कोई टाइम वेस्ट करे। चलो, चैप्टर नंबर 1 आया आपका, रियल नंबर्स। चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है? रियल नंबर्स। हिंदी में इसको बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, जो आपकी वास्तविक संख्या होती है। अब संख्याएं क्या होती है हमें नहीं, मैं नहीं बताने वाला, टाइम वेस्टिंग अभी के लिए। बस आप इतना जान लो इस चैप्टर के लिए कि कुछ नंबर्स होते हैं रियल नंबर्स होते हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। उससे पहले आप ये जान लो कि कुछ प्राइम नंबर्स भी होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स भी होते हैं। अब इनमें तो आपको डिफरेंस पता होगा। नंबर तो आप जानती होगे ना, छोटे से पढ़ते हैं। प्राइम नंबर्स होते हैं और कुछ कंपोजिट नंबर्स होते हैं। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं? देखो, ऐसे नंबर जिनकी सिर्फ दो फैक्टर हो, उनको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं ले दूं 2, 3, 5, ये आपके प्राइम नंबर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इनको अगर मैं किसी भी नंबर से डिवाइड करूंगा तो सिर्फ दो ही नंबर होंगे जिनसे ये डिवाइड होगा। एक तो ये 1 से डिवाइड होंगे, और एक खुद से डिवाइड होंगे। इसके अलावा ये किसी से डिवाइड नहीं होगी। इसीलिए हमने इसको प्राइम नंबर बोला। तो सर, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके मतलब दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स। एग्जाम्पल के लिए सर बता दो, तो एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने 4 लिया, 6 लिया, 8 लिया, क्यों बोला सर आपने? जैसे मैं 4 को लिखूं, तो 4 के अगर तुम बोलो, 4 1 से भी डिवाइड होता है, 4 2 से भी डिवाइड होता है, और 4 4 खुद से भी, अपने आप से भी डिवाइड होता है। तो इसके जब मैंने फैक्टर देखी, तो क्या 2 प्लस फैक्टर नहीं है, 2 से ज्यादा नहीं है? तो ऐसे सभी नंबर जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा होंगे उनको हम प्राइम नंबर बोल देंगे। और ऐसे सभी नंबर जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा होंगे उनको कंपोजिट नंबर बोल देंगे। 2 है तो प्राइम, और 2 से ज्यादा है तो कंपोजिट। ठीक है? क्यों बताया, देखते हैं यहाँ पे। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके पेपर में बन सकता है, सबसे पहला क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बनेगा, हम 2 ही 3 कॉन्सेप्ट जानेंगे, हम ज्यादा इंपॉर्टेंट ही चीजें जानेंगे। वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। कुछ नहीं है, इसको रट लेना। 2 नंबर में क्वेश्चन अगर आएगा कि राइट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, तो ये लिख देना है तुमको। हिंदी वालों के लिए प्रमेय है कौन सी? अंक गणित का मौलिक प्रमेय। अंक गणित का मौलिक प्रमेय, बस इस प्रमेय को रट लेना। 2 नंबर में सीधी सीधी पूछी जाएगी। कुछ नहीं समझना है क्या होता है, कुछ क्या होता है, तुमसे बस पूछी जाएगी, तुमको 2 नंबर में लिख जाना है।
जिनको समझना है उनको मैं अलग से समझा दूंगा, अभी इस वीडियो में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम वो कॉन्सेप्ट सीखेंगे, क्योंकि इससे सिर्फ यही क्वेश्चन बनेगा, इस कॉन्सेप्ट पे और क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो अगर क्वेश्चन आता है राइट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, तो 2 नंबर अपने पक्के कर लेना, इसको रट लेना, जैसा तैसा दिया है वैसे ही रट लेना, हिंदी मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर से क्वेश्चन क्या बनेंगे, रियल नंबर से। तो रियल नंबर से जो क्वेश्चन बनते हैं हमारे, वो बनते हैं या तो एलसीएम पे या फिर एचसीएफ, एलसीएम पे या फिर एचसीएफ पे, या फिर इसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब ये होते क्या है, तो ये सीखते हैं एलसीएम एचसीएफ और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हम ये सीखते हैं कि एलसीएम एचसीएफ होते क्या हैं। अब तुमको सब पता है, एलसीएम फॉर एलसीएफ और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। अब ये होता क्या है, इसको समझते हैं हम लाइन से। देखो, एलसीएम को सबसे पहले तो तुम एलसीएम समझो। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, चाहे आपने 8th में ये सब चीजें पढ़ाते हैं, वैसे तो 4th क्लास से आ जाती हैं, पर फिर भी मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी समझेंगे, कोई ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें हिंदी मीडियम वाले भी हैं, बेसिक वाले भी हैं। और एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब सर आपने बोला लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मुझे तो इसमें दो अलग अलग चीजें दिखी। मुझे इसमें दिखा मल्टीपल और इसमें दिखा फैक्टर, तो ये दो अलग अलग चीजें क्या है, तो इनको भी सीखते हैं कि मल्टीपल और फैक्टर क्या होते हैं। अब सपोज करो मैंने एक नंबर लिया 8, ध्यान से सुनना, मैंने एक नंबर लिया 8। अब मैं तुमसे बोलूं इस 8 के क्या लिख दो, तुम फैक्टर लिख दो, इस 8 के फैक्टर लिख दो, या फिर इस 8 के मल्टीपल लिख दो। इस 8 के या तो फैक्टर लिख दो या इस 8 के मल्टीपल लिख दो। सर ये क्या बोल रहे हो भैया, तो देखो समझते हैं। फैक्टर का मतलब होता है, फैक्टर का मतलब होता है, ध्यान से सुनना, फैक्टर का मतलब होता है, अगर मैं बोलूं किसी नंबर के फैक्टर क्या होंगे, इसका मतलब वो जो नंबर है वो किन किन से डिवाइड हो जा रहा है, किन किन से डिवाइड हो जा रहा है। मतलब 8 जो है वो किन किन से डिवाइड हो जा रहा है। तो अगर मैं 8 के फैक्टर लिखने को बोलूंगा, तो तुमने बोला 8 का सर एक फैक्टर तो एक हो जाएगा, एक की टेबल में 8 आता है। फिर 8 2 से भी कटेगा, 2 की फैक्टर में भी 8 आता है, 2 4 जा 8। फिर 8 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। 8 4 से भी कटेगा, 4 2 जा 8 होता है। और 8 5 से कटेगा, नहीं कटेगा। 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से नहीं, और 8 अपने आप खुद से भी कटेगा। तो तुमने बोला सर ये 8 के फैक्टर्स हो गए, ये क्या हो गए, 8 के फैक्टर्स हो गए। 1 2 4 8, ये 8 के फैक्टर्स हो गए। अब तुमने देखा इसके तो फैक्टर 2 से ज्यादा है, तो ये नंबर कौन सा हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। पीछे भी पढ़ाया था ना फैक्टर, वहीं से ही समझ आया। तो फैक्टर क्या होते हैं, कोई नंबर किन किन चीजों से कट जाता है, डिवाइड हो जाता है, वो उसके फैक्टर होते हैं। तो मल्टीपल क्या होते हैं, मल्टीपल को मैं कुछ नहीं टेबल बोलता हूँ। जब भी मैं बोलूँ किसी नंबर का मल्टीपल बता दो, तो मतलब उस नंबर की टेबल बता दो। टेबल मतलब अगर मैं बोलूँ 8 के मल्टीपल, तो 8 बन जाए 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो अगर किसी भी नंबर के मल्टीपल पूछूं, किसी भी नंबर के फैक्टर पूछूं, आपको ये डाउट क्लियर हो गया। इतना तो मैं समझूं कि आपको फैक्टर और मल्टीपल समझ आ गए होंगे, ठीक है। फैक्टर मतलब कोई नंबर किससे डिवाइड हो रहा है, मल्टीपल मतलब उस चीज की टेबल। अब तो फिर यहाँ मुझे क्या काम आएगा, वहां मुझे ऐसे काम आएगा। अब जैसे एग्जाम्पल समझो, मैंने दो नंबर लिए तुम्हारे सामने, एक नंबर लिया 4 और एक नंबर लिया तुम्हारे सामने 12। एक नंबर लिया 4, एक नंबर लिया 12। अब मैं बोलूं इन दो नंबर का तुम एलसीएम बता दो, इन दो नंबर का एलसीएम बता दो, या फिर इन दो नंबर का एचसीएफ बता दो, यही तुम्हारे पेपर में सवाल आता है। तो तुम क्या करोगे, इन नंबर का एलसीएम बता दो, इन नंबर का एलसीएम बता दो। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं पूछूं एलसीएम बता दो, तो एलसीएम का मतलब बता दो ऐसा नंबर बता दो जो इन दोनों का कॉमन मल्टीपल हो, इन दोनों का कॉमन मल्टीपल हो। मतलब वो 4 की भी टेबल में आता हो, 12 की भी टेबल में आता हो। तो अगर मैं 4 की टेबल लिखूंगा, तो तुम क्या लिखोगे, 4 8 4 3 12 16, है ना, 20 24 28, सो ऑन चलता रहेगा। फिर मैं 12 की अगर मल्टीपल लिखूंगा, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीय 36, एंड सो ऑन चलता रहेगा। अब तुमने बोला सर हमसे क्या पूछा एलसीएम, तो एलसीएम मतलब इन दोनों का कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल क्या आ रहा है, 24 आ रहा है। कॉमन मल्टीपल क्या आ रहा है, 24 आ रहा है। वैसे आगे जाओगे तो 48 भी इनका कॉमन मल्टीपल आएगा, 48 भी आ रहा है। पर तुमसे क्या बोला, लोएस्ट बताना है, तो लोएस्ट बताना है, तो लोएस्ट क्या हो जाएगा, 24। तो इन दोनों नंबर का जो एलसीएम हो जाएगा 4 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका मतलब अब समझ आया। एलसीएम का मतलब होता है किन्हीं भी जिन नंबर का एलसीएम पूछा है, उनकी टेबल में आने वाला सबसे छोटा कॉमन नंबर, उनकी टेबल में आने वाला सबसे छोटा कॉमन नंबर। जैसे इसकी टेबल में आया 24, इसकी टेबल में आया 24, 48 भी आएगा, फिर 72 भी आएगा, लेकिन सबसे छोटा कॉमन कौन आ रहा है, 24, इसीलिए इनका ये एलसीएम हो जाएगा। वैसे ही एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है इनके फैक्टर। मतलब अगर मैं 4 के फैक्टर लिखूं, तो 4 का फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। अभी बताया था ना, फैक्टर मतलब जिससे कट जाए। अगर मैं 12 के फैक्टर लिखूं, तो 12 के नंबर फैक्टर क्या होंगे, 1 से कटेगा सर, 2 से भी कटेगा सर, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 12 खुद से भी कटेगा।
तो ये इनके क्या हो गए, फैक्टर हो गए, ये इनके क्या होगा, फैक्टर। अब तुमसे पूछा इनका एचसीएफ बता दो, तो एचसीएफ में तुम ऐसा फैक्टर देखोगे जो कॉमन होगा, तो कॉमन तो सर 1 भी आ रहा है, कॉमन तो 2 भी आ रहा है, कॉमन तो 4 भी आ रहा है, लेकिन फैक्टर भी तुमको कौन सा चाहिए, हाईएस्ट कॉमन, तो हाईएस्ट कॉमन कौन आ रहा है, 4। तो इसका मतलब अगर मैं पूछूं तुमसे एचसीएफ पूछूं 4 और 12 का, तो एचसीएफ 4 और 12 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ये अभी तक तुम्हें मैंने बिल्कुल बेसिक बताया, इससे अभी 12th की मैथ्स का कोई रिलेशन नहीं है, कि तुमको बस इतना समझ आया कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। अब तुम अगर ऐसे निकालने जाओगे तो इनके तो फैक्टर तुमको पता है, पर अगर बड़े नंबर्स आएंगे तो उनका एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालोगे, तो उसके लिए काम चीज आती है जिसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी बचपन में तुमने पढ़ रखा होगा प्राइम फैक्टराइजेशन या प्राइम फैक्टर्स। अब ये प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर के। अब जैसे मैं बोलूं तुम 12 के प्राइम फैक्टर निकाल दो, 12 के प्राइम फैक्टर निकाल दो, तो कुछ नहीं करना है तुमको, बहुत आसान है। 12 के प्राइम फैक्टर जो ऐसे करते थे ना, टेबल बना लेते थे ऐसे, बस ये बना लो तुम, 12 के प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो तुम सबसे पहले वो छोटी संख्या सोचो जो जिसको जो 12 को काट दे। तो तुमने बोला 12 2 से कटेगा, कितनी बार कटेगा, 6 बार कटेगा। अब 6 किससे कटेगा, 6 भी 2 से कटेगा, कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा। तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अब 3 किससे कटेगा सर, 3 3 से ही कटेगा, कितनी बार कटेगा, 1 बार कटेगा। तो अगर मैं बोलूं तुम बता दो मुझे 12 के प्राइम फैक्टर, 12 के प्राइम फैक्टर, तो तुम 12 के प्राइम फैक्टर को ऐसे नहीं लिख सकते, 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3, क्या ये 12 के प्राइम फैक्टर्स नहीं हो गए, ये 12 के प्राइम फैक्टर नहीं हो गए, करके देख लो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, मतलब ये इसके फैक्टर भी हैं और प्राइम फैक्टर है, इसी को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब अगर मैं बोलूं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज एलसीएम एचसीएफ में कहाँ होता है और कैसे होता है, तो वो सीखते हैं। अब देखो एलसीएम एचसीएफ का यूज कैसे होता है प्राइम फैक्टर मेथड के द्वारा, तो वो सीखते हैं। देखो अभी तुम्हें प्यार से समझाता हूं, ध्यान से समझना। इसकी एक फोटो लगाई थी मैंने, फोटो कहाँ लगाई थी, ये रही, देखो। अब इसको ध्यान से समझते हैं, पीछे देखते हैं। जैसे मैंने बोला इस पेपर में क्वेश्चन आया तुम्हारे, क्या आया कि एलसीएम और एचसीएफ निकालो 6 और 20 का, 6 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। तो तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको पता है 6 के प्राइम फैक्टर निकाल लिए तुमने, 6 के प्राइम फैक्टर निकाल लिए, 2 × 3। ये पावर 1 क्या शो कर रहा है कि जब भी किसी भी नंबर पे कुछ पावर नहीं होती, पावर मतलब घात, है ना, हिंदी मीडियम वाले भी समझते जाओ। जैसे मैं बोलूं 2, तो 2 पे अगर कुछ घात नहीं है तो इसका मतलब 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, 2 एक घात। लेकिन अगर 2 पे 2 पावर है तो इसका मतलब 2 की 2 घात। ये समझ आया, कुछ पावर नहीं होती है तो एक घात मानते हैं। तो अगर हम 6 के प्राइम फैक्टर निकालें तो 6 के प्राइम फैक्टर हमने निकाल लिए 2 × 3। 20 के प्राइम फैक्टर निकाले तो 20 के फैक्टर निकाल लिए 2 × 2 × 5, ये निकाल लिए। अब ये सिंस एक बार था 2 बार था तो इसकी घात 2 आ गई। ये एक बार 2 था, 2 बार 2 था तो 2 की पावर 2 हो गई। 5 एक बार था तो एक ही रहा। तो अगर मैं बोलूं तुम 6 के प्राइम फैक्टर लिख दो, तो 6 के प्राइम फैक्टर तुमने क्या लिख दिए, 2 की पावर 1 × 3 की पावर 1। वैसे ही मैं बोलूं तुम 20 के प्राइम फैक्टर लिख दो, तो 20 के क्या हो गए, 2 की पावर 2 × 5 की पावर 1। ये चीज समझ आ गई कैसे आई। अब मैं अगर तुमसे बोलूं इनका एलसीएम बता दो और इनका एचसीएफ बता दो, इनका एलसीएम बता दो और एलसीएम बता दो, तो तुम कैसे बताओगे। तो देखो जब एलसीएम पूछा जाए तो एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो तुम्हें क्या करना है, इन घात का सबसे, इन प्राइम नंबर जो घात देंगे ना, ये प्राइम नंबर, इन प्राइम नंबर की सबसे बड़ी घात को लिख देना है, सबसे बड़ी घात को लिख देना है, प्राइम नंबर की सबसे बड़ी घात। अब तुमने बोला यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो सबसे बड़ी घात क्या हो गई, 2 की पावर 2। सबसे बड़ी घात क्या हो गई, 2 की पावर 2 गुणा, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, तो यहाँ 3 है, 3 की सबसे बड़ी घात क्या है, 1, तो तुमने लिख दी 3 की सबसे बड़ी घात 1, 3 की सबसे बड़ी घात 1। फिर यहाँ 5 है, पर यहाँ तो 5 है ही नहीं, तो यहाँ पे जो 5 है, इस 5 को लिख दिया, 5 की पावर सबसे बड़ी घात इन दोनों में क्या थी, 1। यही तो, यही तुम्हारा एलसीएम हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। समझ आया कितना आसान है, कैसे निकालना है। एलसीएम में क्या करना है, घातों का, प्राइम नंबर्स के घातों का सबसे बड़ा पावर ले लेना है। समझ आया। तो एचसीएफ में क्या करोगे, एचसीएफ में क्या करोगे, इन्हीं नंबर्स का, इन्हीं नंबर में क्या करोगे, सबसे छोटा कॉमन प्राइम फैक्टर ढूंढोगे, सबसे छोटा कॉमन, इसमें वर्ड भी क्या आ रहा है, कॉमन, सबसे छोटा कॉमन। तो तुमने बोला 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 में 2 2 तो कॉमन है, लेकिन सबसे छोटी पावर वाला क्या है, 1। तो तुमने सबसे छोटा पावर वाला क्या ले लिया, 2 की पावर 1।
इसके अलावा कोई कॉमन आ रहा है? 3 यहाँ पे है पर यहाँ नहीं है, 5 यहाँ पे नहीं है, कॉमन नहीं आ रहा। तो सिर्फ 2 की पावर 1 है जो इन दोनों में कॉमन आ रहा है, और कॉमन के साथ सबसे लोएस्ट पावर वाला है, सबसे छोटी घात वाला है, उसी को हम उसका एचसीएफ बोल देते हैं। तो अगर तुमसे मैं बोलूं 6 और 20 का एचसीएफ क्या हो गया, तो तुमने बोला अच्छा 6 और 20 का एचसीएफ हो जाएगा 2। और तुमसे पूछा 6 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 6 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। ये तुम्हारा एलसीएम हो जाएगा। इसी चीज को हम प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा एलसीएम एचसीएफ निकालना कहते हैं। यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि एचसीएफ कैसे निकालोगे, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन नंबर। मतलब जो इन नंबर्स के प्राइम फैक्टर में कॉमन आ रहा होगा, इन नंबर्स के प्राइम फैक्टर में जो चीज कॉमन आ रही होगी, जैसे यहाँ दो दो कॉमन आ रही होगी, उस कॉमन की सबसे छोटी पावर, ही एचसीएफ होती है। और एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन प्राइम फैक्टर। जैसे 2 आया, 3 आया, 5 आया, तो तुमने 2 लिख दिया, 3 आया तो 3 लिख दिया, 5 आया तो 5 लिख दिया। अब इन प्राइम फैक्टर्स की सबसे बड़ी पावर, तो 2 की पावर सबसे बड़ी क्या थी, 2, तो 2 लिख दी। 3 की पावर सबसे बड़ी थी 1, तो 1 लिख दी। 5 की सबसे बड़ी पावर 1 थी 1, तो ये होता है एलसीएम और एचसीएफ को निकालना बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बस इतना आसान था। अब पेपर में ऐसे ही सवाल आते हैं और फिर भी बच्चे गलती करके आते हैं। क्या तुम्हें लगता है इस चीज पे अब किसी को भी गलती करनी चाहिए? तुम सच बताओ। अब जैसे यही एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं तुम्हारे सामने लेके आया हूँ, ठीक है। अब इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एचसीएफ बताओ 96 का और 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। तो तुमको कुछ नहीं करना है। क्या ये सवाल तुम खुद नहीं कर पाओगे? अब खुद बताओ। तुमको कुछ नहीं, कितना आसान है। तुम क्या करोगे, पहले 96 के फैक्टर निकाल लोगे। कैसे? ऐसे करके। तो 96 के फैक्टर निकाल लोगे, सर 2 से कटेगा 48 बार, फिर 2 से कटेगा 24 बार, फिर 2 से कटेगा 12 बार, है ना? ऐसे ही कटता रहेगा। फिर 2 से कटेगा 6 बार, फिर 2 से कटेगा 3 बार, फिर 3 से कटेगा आखिर में 1 बार। तो अगर मैं 96 के प्राइम फैक्टर लिखूं, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 96, तो वो कैसे लिखूंगा? दो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो 2 गुणा 2 गुणा 2, ऐसे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 बार इंटू 3। तो ये 5 बार है, तो जुड़ के कितना हो जाएगा, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1। ये 96 के प्राइम फैक्टर्स आ गए। वैसे ही अब मैं बोलूं इस प्राइम फैक्टर लिखो 404 के, तो तुम 404 के भी प्राइम फैक्टर निकाल लोगे इसी तरीके से 404 के प्राइम फैक्टर निकाल लोगे। और फिर इनको मान लो कुछ आता है रैंडम, में मान लेता हूँ ऐसा कुछ आता है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, ऐसा कुछ आता है। फिर मैं बोलूं इनका एचसीएफ क्या होगा, तो इनका एचसीएफ तुम क्या लोगे, इन दोनों प्राइम नंबर में सबसे छोटी घात का कॉमन नंबर। तो इन दोनों में कॉमन 2 है तो तुमने लिख दिया 2 है, इन दोनों में कॉमन 3 है तो तुमने लिख दिया 3 है। फिर गुणा का साइन लगा दिए। छोटी घात कौन सी है, 3 और 5 में 3, तो 3 लगा दी। छोटी घात कौन सी है, 2 और 1 में 1, तो 1। तो ये इनका एचसीएफ हो जाएगा। इस तरीके से पेपर में करना था, इतना आसान है। समझ गए? थोड़ा टाइम लगेगा इन चीजों में, पर ये ऐसे ही करोगे और बहुत आसान है। तुमको लगता है 404 का लग रहा होगा कठिन, पर बहुत आसान है। जैसे मैं करके भी दिखाऊं, 404 को मैं लिखूंगा 2, तो 202 बार कटेगा, फिर 2, फिर 101 बार कटेगा। अब 101 तो अपने आप में प्राइम है, तो ये 101 बार ही कटेगा। तो इसका क्या निकला, प्राइम फैक्टर 404 का क्या निकला, 2 इंटू 101। तो इसको क्या लिख दोगे, 2 की पावर 2 इंटू 101। तो अगर मैं एचसीएफ निकालूंगा 96 का और 404 का, तो कॉमन देखना है इन दोनों, इसमें ये वाली में और ये वाली में कॉमन देखो। कॉमन क्या आया, सिर्फ 2 आया। इसमें कॉमन क्या दिख रहा है तुमको, कॉमन क्या दिख रहा है, सिर्फ 2। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। बाकी कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो तुमने यहाँ लिख दिया 2। पावर सबसे छोटी कौन सी है, 2 के 5, तुमने बोला सबसे छोटी 2 है, तो 2 की पावर 2 मतलब 4 इनका आंसर है। बस इतना आसान है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन भी अगर ये वाला आता, ये वाला क्वेश्चन आता और वाला, ये भी तुम ये भी कर लोगे कि एक्सप्रेस द नंबर 148 एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो क्या तुम 148 को प्रोडक्ट नहीं कर सकते प्राइम फैक्टर के रूप में, 148 को? तो 148 को कैसे कर सकते हो, ये तरीके से नहीं कर सकते 148 को, ये तो बस ऐसे ही करना था, 2 7 जा 2 4 जा, फिर 2 से काटा 37 बार, फिर 2 से काटा तो 1 बार, 2 से कटेगा ही नहीं, तो प्राइम है तो 37 से 1 से 1 कट गया। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हो गए, 2 इंटू 37। इसी को कैसे लिख दोगे, 2 की पावर 2 इंटू 37 की पावर 1। बस ये ही आंसर था। क्या तुमको ये वाला इतना आंसर नहीं लगा, दूसरा वाला कितना आसान था, समझ आया? अब इसी में एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी सीखते हैं, यहीं पे हम दूसरा कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अभी तक तुमने क्या सीखा कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से हम एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, है कि नहीं आसान? इस टेबल से पूरा सीख जाओगे। अब आगे बढ़ते हैं। हमने बोला कि एचसीएफ और एचसीएफ निकालना कैसे, तो तुम देखो कोई भी दो नंबर दिए, मान लो एक नंबर दिया है ए
और दूसरा नंबर दिया है बी, एक नंबर दिया है ए और दूसरा नंबर दिया है बी, और मैं बोलूं इन नंबर्स का एलसीएम निकालो, इन नंबर का एलसीएम निकालो, और इन नंबर्स का एचसीएफ निकालो, इन नंबर्स का एलसीएम निकालो, इन नंबर्स का एचसीएफ निकालो। तो इसमें एक फॉर्मूला होता है, वो हमेशा याद रखना, कि अगर मैं दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर दूं, और जो उनका एलसीएम है और एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर दूं, तो वो दोनों हमेशा बराबर आते हैं, वो दोनों हमेशा क्या आते हैं, बराबर आते हैं। समझ नहीं आया, ऐसे समझ नहीं आया तो देखो करके भी दिखाता हूँ, एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। देखो, जैसे मैंने एग्जांपल लिया 4 और 6, 4 और 6। अब मैंने बोला 4 और 6 का एलसीएम बता दो और 4 और 6 का एचसीएफ बता दो, तो तुम खुद नहीं कर पाओगे, अब तो तुम खुद नहीं कर पाओगे। तो 4 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तुमने बोला 4 और 6 का एलसीएम जो 4 की टेबल में भी आता हो, 6 की में भी आता हो, सबसे छोटा हो, तो तुमने बोला सर 12, 4 तिया 12, 6 दूई 12, तो 12 इनका एलसीएम हो गया। अब तुमने बोला सर इनका एचसीएफ बताओ, एचसीएफ मतलब जिससे 4 भी कट जाए, जिससे 6 भी कट जाए और वो सबसे बड़ा हो, तो तुमने बोला 2, 2 की टेबल में 4 भी आता है, 2 की टेबल में 6 आता है, इससे बड़ा कोई नंबर नहीं है जो 4 को भी काट दे 6 को भी। तो ये हो गए। तो अब अगर मैं बोलूं दोनों नंबर क्या थे, 4 और 6, इनका गुणा करूं और इनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करूं, मतलब 12 और 2, तो क्या ये दोनों सेम नहीं आ रहे, 4 छक्के 24, 12 दूनी 24, सर आ रहे हैं सेम। तो यही चीज को मैंने ऐसे नहीं कर दिया। तो इस आइडेंटिटी को तुम याद रखोगे, इस आइडेंटिटी को तुम याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अब कैसे पूछेगा, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाले क्वेश्चन में उसने कैसे पूछा है, ध्यान से देखो। उसने पूछा है कि एचसीएफ तुमको दिया गया है, तुमको एचसीएफ दिया गया है, दो नंबर है 306 और ये इनका, तुमको ये दो नंबर है, इनका एचसीएफ तुमको दिया गया है, तो तुम्हें एलसीएम बताना है। तो तुम निकालने थोड़ी लग जाओगे पूरा, वैसे तुम निकाल सकते हो एलसीएम, कौन से मेथड से, तुम एलसीएम निकाल सकते हो प्राइम फैक्टर मेथड से, वो तो तरीका है ही। पर हम क्यों टाइम वेस्ट करें, जब हमको पता है कि अगर हम इन दोनों का गुणा कर दें, 306 का और 657 का, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो बराबर किनका होगा, वो बराबर होगा इनके एलसीएम और इनके एचसीएफ के, उसी के तो बराबर होगा। अब 306 गुणा 657 उसी के तो बराबर होगा। तो एलसीएम तुमको डायरेक्ट दिया नहीं गया, तो एलसीएम तो तुम्हें निकालना है, पर तुमको एचसीएफ दिया गया, एचसीएफ दिया गया है 9, तो एचसीएफ की जगह क्या लिख दिया, 9 लिख दिया पेपर में। अब बस बचा क्या, एलसीएम, तो इसको भाग में भेज दो। एलसीएम को यहाँ निकालना है तो इसको भाग में भेज दो, तो भाग में जो तुम्हारा एलसीएम बच के आएगा वो क्या आएगा, 306 गुणा 657 अपॉन 9। इसको काट लो फटाफट से, 9 तिये 27, 9 चौको 36, तो तुम्हारा जो एलसीएम निकल के आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 34 गुणा 657। इसका मल्टीप्लाई कर लेना, यही तुम्हारा आंसर होगा। क्या तुम नहीं समझ पाए, क्या इतनी बड़ी प्राइम फैक्टर से अगर मैं करता तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता, और मैंने सिर्फ एक इतनी छोटी ट्रिक से सीख लिया कि जब भी मैं बोलूं कि एलसीएम दिया हो सवाल में, एलसीएम दिया हो या एचसीएफ दिया हो और दो नंबर दिए हो, तो मैं अगर तीन, ये चार चीजें हो गई ना, एक नंबर, दो नंबर, तीसरा एलसीएम, चौथा एचसीएफ, इन चार में से कोई तीन चीज दी जाएगी, एक चीज पूछी जाएगी, तो वो मैं इससे निकाल सकता हूँ। समझ गए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, समझ गए, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं फटाफट से, इसको भी खत्म करते हैं अभी। चलो, अब ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इस तरीके भी क्वेश्चन आ सकते हैं, हालांकि मैं नहीं बोलूंगा, आप अगर अभी शुरुआती, अगर आप बेसिक कर रहे हो या बहुत वैसे हो तो मत करना है, पर अगर आ गए तो बहुत आसान है, इसको भी समझा देता हूँ। एक सर्कुलर पाथ है, एक सर्कुलर पाथ में एक स्पोर्ट फील्ड है, एक अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, ठीक है, वो बोल रहा है एक स्पोर्ट फील्ड है जिसमें एक सर्कुलर पाथ है, तो हमने बना लिया सर्कुलर पाथ। अब बोल रहा है सोनिया नाम की लड़की, उसको 18 मिनट लगते हैं, 18 मिनट कितने लगते हैं टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, मतलब सोनिया को इसका पूरा चक्कर लगाने में, इस ग्राउंड का पूरा चक्कर लगाने में, इस ग्राउंड का एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितना लगता है, 18 मिनट। और वहीं रवि को लगता है 12 मिनट। तो एक राउंड चक्कर लगाती सोनिया 18 मिनट में, रवि 12 मिनट में। अब पूछ रहा है मान लो उन्होंने स्टार्ट करा सेम पॉइंट से सेम टाइम पे, बस हो गया, कितना आसान है। उसने बोला कि सेम पॉइंट से उन्होंने यहाँ से शुरू करा, मान लो उन्होंने यहाँ से शुरू करा और सेम टाइम पे शुरू करा, तो यहाँ से सोनिया भी दौड़ी और रवि भी दौड़ा तुम्हारा। सोनिया 18 मिनट में दौड़ती है एक चक्कर, और रवि तुम्हारा 12 मिनट में दौड़ लेता है। अब पूछ रहा है आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो वो अब इसी पॉइंट पर दोबारा सबसे पहले कब मिलेंगे, कब मिलेंगे। तो इसमें तुम खुद सोचो, अगर लॉजिकली सोचो तो ऐसे सोचो कि पहले रवि चक्कर लगाएगा 12 मिनट में, फिर एक चक्कर लगा लेगा, रवि यहाँ पे खड़ा हो जाएगा 12 मिनट में। लेकिन सोनिया तो अभी कहीं यहाँ खड़ी होगी, क्योंकि सोनिया तो 18 मिनट में दौड़ेगी ना पूरा एक चक्कर। फिर रवि दूसरा चक्कर लगाएगा, तीसरा लगाएगा, रवि जल्दी लगा लेगा, सोनिया पीछे पीछे जाएगी। तो तुमने बोला 12 और 18 का कॉमन देखना है तुमको,
जिससे वो टाइम पता पड़ जाए कि ये दोनों इसी पॉइंट पर मिले। तो तुम्हें कुछ नहीं करना था, एलसीएम लेना था किसका, 12 मिनट का और 18 मिनट का। तो एलसीएम 12 मिनट और 18 मिनट का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन से लेना वैसे ले लो, नहीं तो मन में लोगे तो आंसर आएगा 36। तुम्हें पता है 12 की टेबल में भी 36 आता है, 18 की में। तो 36 मिनट, तो 36 मिनट वो टाइम होगा जहां पर ये दोनों दोबारा मिलेंगे। और तुम लॉजिकली भी सोच सकते हो, जैसे मैं समझा देता हूँ तुमको। लॉजिकली कैसे सोचोगे, मान लो ये रवि है, तो रवि ने पहला चक्कर लगाया 12 मिनट में, फिर रवि ने दूसरा चक्कर लगाया 24 मिनट में, और रवि ने तीसरा चक्कर लगाया 36 मिनट में। तो 36वें मिनट पे रवि यहाँ पर होगा। अब तुम समझो ये सोनिया है। कौन सी सोनिया, ये सोनिया। सोनिया ने पहला चक्कर लगाया 18 मिनट में, और दूसरा चक्कर लगाया यहाँ पे 36 मिनट में। तो 36वें मिनट पे देखो सोनिया भी यहाँ पे थी, और 36वें मिनट पे रवि भी यहाँ पे ही था। तो यही तो पूछा था कि वो इस सेम पॉइंट पर कब मिलेंगे। तो देखो 36वें मिनट पे निकाला, तो बस एलसीएम लेना था। समझ आया, ऐसे करना था। अब अगले तरीके के सवाल क्या आएंगे, जो मैं मानता हूँ ये मेरे को तो बड़े बेहुदा सवाल लगते हैं, जब मैंने भी पढ़े थे। पर कोई उपचार नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि प्रूव करो रूट 5 इर्रेशनल है, या ऐसे आ जाएगा कि प्रूव करो 3 + √5 एक इर्रेशनल है। अब ये इर्रेशनल क्या होता है, तो इसको हम हिंदी वाले जानते हैं। रेशनल को हम बोलते हैं अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है। और रेशनल को बोलते हैं परिमेय संख्या है। रेशनल को बोलते हैं परिमेय। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं तुमको जानते हो। रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहां q की वैल्यू 0 नहीं होती, मतलब जिनको हम फ्रैक्शन के रूप में, बटे के रूप में लिख सकते हैं, उनको हम परिमेय संख्याएं बोलते हैं। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर उन्हीं को तो बोलते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूं, तो एग्जाम्पल के लिए तुमने सुना भी होगा या देखा भी होगा बहुत सारे लोग, ऐसे मैं बोलूं 1/2, 2/3, ये सब रेशनल नंबर है। पर इर्रेशनल नंबर्स कौन से हो जाएंगे, जैसे मैं बोलूं इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर वो हो जाएंगे जिनको इस फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। जैसे मैंने बोला √2। अब √2 को तुम ऐसे थोड़ी लिख सकते हो 1/2 के फॉर्म में, इसको लिख ही नहीं सकते, क्योंकि इसकी जो अप्रोक्स वैल्यू होती है 1.414 ऐसे चलती जाती है। वैसे तुमने सुना होगा पाई, पाई तो सब जानते हैं, पाई अभी हम आगे पढ़ेंगे भी। तो पाई की वैल्यू तुम सब बोलते हो कि 22/7 होती है। तो सर इसको तो हम रेशनल नंबर बोलेंगे। पर नहीं बेटा, पाई एक इर्रेशनल नंबर होता है। क्यों, क्योंकि पाई की जो 22/7 वैल्यू होती है, अप्रोक्स वैल्यू होती है, रियल वैल्यू नहीं होती है। पाई की जो रियल वैल्यू होती है वो लगभग 3.1428 ऐसे चलती जाती है। तो इसको कभी भी हम बटे के फॉर्म में नहीं सकते, इसीलिए रेशनल नंबर्स हो जाएगी। अब तुमको क्वेश्चन आता है कि प्रूफ करो कि √5 एक इर्रेशनल है, प्रूफ करो एक √2 इर्रेशनल है। तो ऐसे सवालों में, बड़ा बेहुदा सवाल है, पर ऐसे ही इसकी लैंग्वेज मैंने दे दी है, ऐसे ही करना है, कुछ नहीं करना। तुमको मान लेना है, सबसे पहले तुम अज्यूम कर लो। तुम अज्यूम कर लो कि √5 एक रेशनल नंबर है। तो अगर √5 एक रेशनल नंबर होगा तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, अगर तुमने अज्यूम कर लिया है। और अब क्या करो, तुम स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड। तो √5 से स्क्वायर करोगे तो √5 हट जाएगा, रूट हट जाएगा, इधर a² / b² हो जाएगा। अब तुमने बोला, अगर अगर क्या बोल रहा है, अगर ये a² 5 से कट रहा है तो a भी 5 से कटेगा। इसका मतलब अगर ये कोई नंबर a² है, ये कोई प्राइम नंबर 5 से कट रहा है, तो इसका सिंपल का मतलब होता है कि अगर इस a को भी मैं 5 से काटूंगा तो ये कटेगा। ये थ्योरम होती है, इसको प्रूव भी कर लेते हैं हम एग्जाम्पल के लिए। जैसे मैंने बोला तुम्हारे कौन सा नंबर ले लेते हूँ, मैंने ले लिया 6, 6 का स्क्वायर है। अब 6 का स्क्वायर एक प्राइम नंबर से 3 से कटता है कि नहीं कटता, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 36 तुम्हारा 3 से कटेगा। तो इसका मतलब ये जो नंबर होगा ना 6, ये भी तो 3 से कटेगा। बस यही तो ये बोल रहा है। तो अगर a² 5 से कट रहा है तो a भी 5 से कटेगा। अब a अगर 5 से कटेगा तो जो इधर एक कांस्टेंट ले लिया है, तो फिर b² भी कटेगा, तो फिर b² भी कटेगा। इसका मतलब a और b तो आपस में को प्राइम हो जाने चाहिए थे, पर ये हुए नहीं। तो लेकिन हमने तो अज्यूम करके रखा था ये रेशनल नंबर है। मतलब सीधी बात ये, हम पहले अज्यूम करते हैं कि रेशनल नंबर है, लेकिन हम बाद में खुद बोल देते हैं कि यार ये तो रेशनल नंबर है। तो इस तरीके से हम प्रूव करते हैं ऐसी चीजों का। बड़ा बेहुदा चीज है, पर ऐसे ही प्रूव करनी है, कोई तरीका नहीं है इनको। सिर्फ रट के ही आप इनको सॉल्व कर, कोई ऐसा अजीब सा वो नहीं है ट्रिक मैं इनको दे दूं ऐसी ये क्वेश्चन। लेकिन आता जरूर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आता जरूर है। पर मैं तो एडवाइस करूंगा, अगर आपको हमेशा और में क्वेश्चन मिलता है तो वो और वाला करना, अगर आपको ये वाले नहीं आते। इनको कुछ नहीं, a/b के फॉर्म में लिख लो सबसे, अगर तब भी तुम्हें करने का शौक हो तो a/b के फॉर्म में लिखो। बाकी जो बेसिक वाले हैं वो छोड़ ही देना। ये वाला सवाल तुम क्या करना, इसके और में आएगा, वो मैंने तुमको सिखा दिया। और में क्या आता है, या तो एलसीएम एचसीएफ पूछेगा या प्राइम फैक्टर पूछेगा, तो तुम कर लोगे। आसान है, पहला चैप्टर बस इतना ही था और खत्म भी हो गया तुम्हारा। तो हमने क्या पढ़ा, फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक पढ़ी, ये हमने रटा। √2 और √3 इरेशनल्स क्यों होते हैं ये हमने प्रूव करा। और हमने साथ ही साथ सीखा एलसीएम, एचसीएफ और प्राइम फैक्टर मेथड। बस इतना था पहले चैप्टर में, और तुम्हारे पहले चैप्टर के एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएंगे, मेरी गारंटी है। आगे बढ़े, दूसरे चैप्टर की तरफ आए। दूसरे चैप्टर में क्या क्या दिया है, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मतलब बहुपद। अब पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स मतलब ऐसा कुछ समझो जो वेरिएबल से और कोई एक
वेरिएबल्स की मदद से मैंने एक इक्वेशन बना दी, एक बहुपद बना दी। जैसे मैं एग्जांपल के लिए वैसे तुम्हारे जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें सिर्फ अभी इतना पढ़ना है कि तुम्हारा काम हो जाए। जैसे उदाहरण के लिए मैं तुम्हें अगर दे भी दूं, जैसे मैं लिख रहा हूँ ए एक्स प्लस बी, है ना, मैंने लिखा ए एक्स प्लस बी, तो इधर मान लो ये एक वेरिएबल है एक्स, ये एक वेरिएबल है, तो ये ए एक्स प्लस बी मिलके क्या कर रहा है, जब एक से ज्यादा टर्म मिल जाते हैं ना, तो एक पॉलिनोमियल बना देते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ जो तुम्हें जानने की, वो जानो इंपॉर्टेंट चीज जानने की क्या है। देखो ध्यान से सुनना। जैसे अगर मैं बोलूं एक पॉलिनोमियल लिखा है ये 2x-3, है ना, एक पॉलिनोमियल लिखा है 2x² - 3, तो यहाँ पर इसकी जो घात होती है, इस पे कोई घात नहीं तो एक घात है, इस पे कोई पावर नहीं तो एक पावर है, इसकी पावर 2 है, तो ये पावर को हम बोलते हैं डिग्री। इन पावर को हम क्या बोलते हैं, डिग्री। इनको हम बोलते हैं डिग्री। अब ये डिग्री से डिसाइड होता है कि ये पॉलिनोमियल कैसा होगा। अगर पॉलिनोमियल पे एक डिग्री होगी तो वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। क्या कहलाता है, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, रेखीय बहुपद। ठीक है। तो अगर मैं बोलूं किसी भी पॉलिनोमियल पे, जैसे ये पॉलिनोमियल है, इस पे कोई डिग्री नहीं है, तो इसका मतलब डिग्री एक है, तो डिग्री एक रहती है तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। वैसे ही अगर डिग्री अगर दो हो जाएगी तो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल देंगे। वैसे ही अगर डिग्री 3 हो जाएगी तो उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोल देते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल बोल देते हैं। अब ऐसा मैंने क्यों बोला, ऐसा मैंने तुमको इसीलिए पढ़ाया क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि बताओ ऐसा कोई बहुपद जिसकी डिग्री एक हो, या एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, इसको क्या बोलते हैं, तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उदाहरण के लिए जैसे मैं लिख रहा हूँ 2x² + 6, अब तुमको सोचो एक पॉलिनोमियल है, पर इस पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी है, 2 है, तो डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। वैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए मैं बोल दूं 3x³ - 6, तो इसकी डिग्री कितनी है, 3 है, डिग्री 3 है तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। समझ आया। तो उसके लिए मैंने एक तुमको टेबल भी बना के दे दी है, इस टेबल को देख लेना। जैसे लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, डिग्री अगर एक होगी तो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा, नहीं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा, नहीं तो तुम्हारा क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, इसको जो हिंदी वाले याद रखें, रेखीय बहुपद बोलते हैं, और इसको आई थिंक मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, पर शायद द्विघात बहुपद बोलते हैं ना, द्विघात बहुपद। एक बार देख लेना इसको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। ठीक है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना, स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में होते, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री में होते हैं, मतलब डिग्री घटती जाएगी, 2 1 0, 3 2 1 0, इसको हम बोलते हैं। ये चीज है, आगे समझ आ गई। आगे बढ़े, इतना समझ आया तुम्हें कि क्या क्या चीजें होती हैं पॉलिनोमियल में। अब हम पढ़ते हैं जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, देखो। अब जैसे मैंने एक तुम्हारे सामने पॉलिनोमियल लिखा, ध्यान से सुनना, मैंने तुम्हारे सामने एक पॉलिनोमियल लिखा 2x-6, ये एक पॉलिनोमियल है, सबको पता हो ये पॉलिनोमियल कैसा है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 1 है, इसकी डिग्री कितनी है, 1 है, इसलिए रेखीय बहुपद है। अब मैं बोलूं अब मैं बोलूं अगर इसी पॉलिनोमियल में x की वो वैल्यू x की वो वैल्यू x की वो वैल्यू जिस पर ये पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जिस पर ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, जिस पर ये पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसको हम बोलते हैं जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। जैसे मैं बोल रहा हूँ 2x-6 लिखा है, अगर मैं यहाँ x की जगह क्या रख दूं, 3 रख दूं, x की जगह 3 रख दूं, तो अगर मैं x की जगह 3 रख दूंगा तो 2 × 3 - 6, तो 2 3 जा 6 - 6, जीरो हो गया। तो इसका मतलब जो 3 होगा इस पॉलिनोमियल का, एक जीरो होगा, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल समझ आया, वह वैल्यू जिस पर कोई पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, उसको हम बोलते हैं जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। यहां तक समझ आया। अब क्वेश्चन कैसा आता है, तुमको दो तरीके से आता है, देखो ध्यान से सुनना। कभी कभी क्या है, तुमको इस तरीके में सवाल पूछ लेगा कि तुमको ये ग्राफ दिया है, घबराना नहीं, बहुत आसान है, तुमको दिख रहा होगा ये कठिन है, पर समझो चीजों को, बहुत आसान है। तुमको ये ग्राफ दिया है, इस ग्राफ में तुम बताओ फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। एक्स के पॉलिनोमियल के लिए तुम्हें नंबर ऑफ जीरोस बताने। अब कितने जीरो होंगे, तो यहाँ मैं तुम्हें पहले एक चीज क्लियर कर देता हूँ, ये चीज यहाँ पे तुम्हें बता ही देता हूँ। चलो, ये चीज यहाँ पे याद रखना, ठीक है, ये चीज यहाँ पे याद रखना, ये बता ही देता हूँ। नंबर ऑफ जीरोस कि किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल में रेखीय बहुपद में जो नंबर ऑफ जीरोस हो सकते हैं वो ज्यादा से ज्यादा एक ही होगा। मतलब जितनी डिग्री होगी, जितनी उसकी घात होगी, उतने उसके नंबर ऑफ जीरोस हो सकते हैं। तो अगर मैं पूछूं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो दोनों ने बोला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो नंबर ऑफ जीरोस हो सकते हैं वो ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं,
दो हो सकते हैं नंबर ऑफ जीरोस। वैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितने होंगे, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में ज्यादा से ज्यादा तीन जीरोस हो सकते हैं। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, उसकी डिग्री पर। तो जितनी डिग्री होगी, जितनी किसी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी, 2 डिग्री होगी तो 2 जीरो हो सकते हैं, 3 डिग्री होगी तो 3 जीरो हो सकते हैं, 1 डिग्री होगी तो 1 जीरो हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज समझ आई। अब अगर मैं बोलूं इस पॉलिनोमियल, अब ये तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, अब इस ग्राफ में तुम कैसे बता पाओगे। तो जैसे तुम्हें पूछा नंबर ऑफ जीरोस बताओ, नंबर ऑफ जीरोस बताओ पॉलिनोमियल ऑफ एक्स के लिए, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है। एक्स के लिए पूछा है ना, तो एक्स वाली एक्सिस पे आ जाना है। एक्स वाली एक्सिस पे आ गए, ये वाली एक्सिस है, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, और इस ये खड़ी वाली को वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, ये एक्स एक्सिस होती है, खड़ी वाली वाई एक्सिस होती है। इस एक्स एक्सिस पे आ जाओ। अब तुमसे नंबर ऑफ जीरोस पूछा है एक्स के लिए, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें देखना है कि ये जो लाइन जा रही है, ये जो लाइन जा रही है दिख रही है, मैं लेजर पॉइंटर से दिखाता हूँ तुमको। ये जो लाइन जा रही है, ये वाली, ये लाइन इस एक्स वाली लाइन को कितने पॉइंट पर काट रही है, कितने पॉइंट पर काट रही है, जितने पॉइंट पर काटेगी उतने नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए समझाता हूँ, तुम्हें दिख रही है ये एक्स एक्सिस दिखी, ये एक्स एक्सिस दिखी। अब ये जो जो लाइन जा रही है, ये वाली, ये लेजर पॉइंटर से ये जो लाइन जा रही है, ये इस एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे काटी। तुमने बोला सर बस ये एक पॉइंट है, इधर ही काटा, मतलब सिर्फ ये एक पॉइंट है, इधर ही काटा, ये एक पॉइंट। तो इसका मतलब इस वाली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जो x के लिए नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ जीरोस इसमें हो जाएंगे 1। नंबर ऑफ जीरो 1 क्यों हो जाएंगे, क्योंकि इसने एक पॉइंट पे काटा। वैसे ही अगर मैं पूछूं इस वाली इक्वेशन में बताओ, इस वाली में तुमने बोला सर एक इधर काटा, एक इधर काटा, तो इसमें 2 हो जाएंगे। इसमें एक इधर काटा, एक इधर काटा, एक इधर काटा, तो इसमें 3 हो जाएंगे। अब सर मैं करा क्यों रहा हूँ, करा क्यों रहा हूँ, कैसे ऐसे सवाल पूछा गया। अब तुम खुद देखो पेपर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसमें पूछा है द ग्राफ, एक ग्राफ दिया गया है पॉलिनोमियल ऑफ एक्स के लिए। तो अब तुम बताओ फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इन दिस केस। इस ग्राफ में पॉलिनोमियल ऑफ एक्स के लिए नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। हिंदी वालों के लिए अगर मैं बोलूं कि इस बहुपद में, इस स्थिति में शून्यकों की संख्या क्या होगी, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो अगर तुमसे ऐसा कभी भी क्वेश्चन है ग्राफ में, तो देख के घबराना नहीं है, छोड़ना नहीं है, तुम्हें बस कुछ नहीं करना है। जो एक्स के लिए पूछा है तो एक्स एक्सिस पे जाना है, उस पे देखना है कितने पॉइंट पर काट रही। तुमने देखा एक पॉइंट पे काट रही, 2 पॉइंट पे काट रही, 3 पॉइंट पे काट रही, तो तुम लोग दोगे द नंबर ऑफ जीरोस, जो शून्यकों की संख्या होगी इन दिस पॉलिनोमियल, वो कितने होंगे फॉर पी एक्स, वो कितने होंगे, 3 होंगे। 3 क्यों होंगे, बिकॉज दिस कट द एक्स एक्सिस इन 3 पॉइंट, यहाँ पे पीछे लिखा है, बिकॉज दिस ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट ओनली, 2 पॉइंट ओनली, 3 पॉइंट ओनली। बस ऐसे करना है और तुम्हें पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। 2 नंबर का सवाल है, इतना आसान है। तो अब ग्राफ वाला क्वेश्चन छोड़ के आओगे अगर ऐसे पूछा जाएगा, बिल्कुल छोड़ के मत आना, इतना आसान है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब पूछा है तुमसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी तक तुमने क्या क्या सीखा, तुमने अभी तक इस चैप्टर में सीखा कि पॉलिनोमियल क्या होता है, फिर तुमने सीखा पॉलिनोमियल में डिग्री ऐसे होती है, उससे डिसाइड होता है कि पॉलिनोमियल लीनियर होगा, क्वाड्रेटिक होगा या फिर क्यूबिक होगा। फिर तुमने सीखा ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करने को आ जाए तो तुम बता दोगे उसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं। फिर तुमने ये भी सीख लिया कि लीनियर पॉलिनोमियल में जितनी डिग्री होगी उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। 1 डिग्री होगी तो 1 जीरो, 2 डिग्री होगी तो 2 जीरो हो सकते हैं, 3 डिग्री होगी तो 3 जीरो हो सकते हैं। अब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें पढ़ना है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है जिस पे डिग्री कितनी होगी, जिस पर घात कितनी होगी। तो अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दूं तो क्या लिख दूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, जहां पर ए बी सी एक रियल नंबर होंगे। और ये क्यों इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला, क्योंकि इस पे जो डिग्री है, इस पे जो घात है वो 2 है, 2 घात को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये चीज तुम्हें समझ आई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। अब इसके जीरोस कैसे निकालते हैं। अब तुमसे अगर मैं बोलूं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरो निकालो, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरो निकालो, तो देखो अब जैसे तुम्हारे उदाहरण के लिए मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब द्विभाज बहुपद है ना, द्विभाज बहुपद। अब तुम्हारे सहूलियत के लिए मैंने अब लिख लिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब तुम इसके बता दो जीरोस, इसके जीरो बता दो, मतलब इसके जीरो बता दो, इसका मतलब क्या होता है, ऐसी वैल्यू बता दो इस एक्स की, इस एक्स की ऐसी वैल्यू बता दो जिसको यहाँ पर रखने पर ये पूरा किसके बराबर हो जाए, जीरो के बराबर हो जाए। तो तुम्हें निकालने के लिए क्लास 9th में हम पढ़ते थे एक स्प्लिट मेथड, बस वही यूज करना है, उसको तरीके से तुम आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, तुमने बोला कि सर तुम्हें देखना है मिडिल टर्म को, तुमको देखना है मिडिल टर्म को, मिडिल टर्म को, तो तुम्हें 5 दिखा और यहाँ लास्ट में दिखा 6 दिखा। तो तुमको ऐसे 2 नंबर सोचने हैं, मैं बोलते जा रहा हूँ समझना, ऐसे 2 नंबर सोचने हैं जिनको जोड़ूं तो 5 आए, जिनको जोड़ूं
तो 5 आए, और जिनका मल्टीप्लाई करूं तो 6 आए, जिनको जोड़ूं तो 5 आए और मल्टीप्लाई करूं तो 6 आए। तो तुमने सोचा सर ऐसे नंबर तो देखो 3 और 2 होते हैं, कि 3 और 2 को जोड़ूंगा तो 5 आएगा, और 3 और 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आएगा। तो बस कुछ नहीं, तुमने इसको लिख दिया। क्या तुम इस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख दिया? तुम ये 5x को क्या ऐसे नहीं लिख सकते 3x प्लस 2x, क्योंकि ये मिलके ही तो 5x बनेगा। और बाकी बचा तुम्हारा क्या? बाकी बचा रहा तुम्हारा 6, तो 6 की जगह 6 लिख दिया। बाकी अब तुम इसमें कॉमन ले लो, तो x कॉमन लगा तो इधर क्या बचा x प्लस 3। फिर इधर से 2 कॉमन लिया तो अंदर भी बचा x प्लस 3। तो यहाँ से x प्लस 3 कॉमन लिया तो अंदर बचा x प्लस 2। तो इसका मतलब x प्लस 3 और x प्लस 2 वो वैल्यू होंगी जहां पर ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अगर मैं इस x प्लस 3 को जीरो के बराबर में रख दूं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। तो अगर इस x प्लस 2 को जीरो के बराबर में रख दूं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। इसका मतलब -3 और -2 वो जीरोस हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस एटमोस्ट कितने होंगे, ज्यादा से ज्यादा 2। तो ये 2 नंबर ऐसे हैं जिन पर ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, और तुम चेक भी कर सकते हो, मैं करके दिखा देता हूँ। चलो हम इस px जैसे एक पॉलिनोमियल लिखा था ना तुम्हारे सामने, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो हम इस p की जगह -3 रख के देख लेते हैं, क्योंकि इस पे जीरो होना चाहिए, तो करके देखते हैं। तो x की जगह -3 रखा, फिर 5 रखा, फिर -3 रखा, और 6 का 6 रखा। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। माइनस से माइनस कट जाएगा। इतना तो तुम्हें बेसिक आना चाहिए बेटा, अगर इतना भी नहीं आता है तो तुम फिर कैसे पास करा दूं, मैं खुद सोचू ना, फिर कैसे नंबर लाओगे, 60 प्लस टारगेट कर रहे हैं हम। इतना तुम्हें गुणा भाग आना चाहिए, ठीक है। 5 3 जा इंटू करा तो 5 3 जा 15 हो गया, माइनस का माइनस आ गया, प्लस 6 हो गया। 9 और 6 को जोड़ा तो 15, और प्लस माइनस कट के 15, 15 माइनस 15 क्या आ गया, जीरो। देखो हो गया ना जीरो। तो ये वैल्यू पे ये जीरो हो जाते हैं। इसी को मैं बता रहा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो कैसे निकालने हैं। ठीक है, समझ आ गया। अब एक नई चीज आती, अब यहां से दो कॉन्सेप्ट अलग निकल के आते हैं, जो आता है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब मान लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हारे सामने, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, आई एम सॉरी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है, क्योंकि डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ए क्या है, इसका कोफिशिएंट है, इसके साथ में है। वैसे बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है, और सी एक कांस्टेंट है। ये तो तुम्हें समझ आता है ना, इतना तो तुमको आता होगा ना। मतलब ए क्या है, कॉफिशिएंट है किसका, एक्स स्क्वायर का। बी क्या है, कॉफिशिएंट है किसका, एक्स का। और सी क्या है, सी एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर। अब अगर मैं बोलूं कि किसी भी इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैंने मान ली जो जीरोस हैं, इसके जो जीरोस है वो एक अल्फा है एक बीटा है, मैंने मान लिया, सपोज कर लिया। तो यहाँ से दो फॉर्मूले बनते हैं कि अगर मैं सम ऑफ जीरोस निकालूंगा, सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के, माइनस बी अपॉन ए के। और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा इंटू बीटा, वो बराबर होता है सी अपॉन ए के, सी अपॉन ए के। ऐसे समझ नहीं आया ना, एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। देखो इधर से तुम्हें समझाता हूँ बहुत आसानी से। अब जैसे तुमसे क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन आया पेपर में, फाइंड द जीरोस ऑफ, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में भी आया, मैं दिखाऊंगा अभी तुमको। क्वेश्चन आया फाइंड द जीरोस ऑफ, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया, इसके जीरो निकालने हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, और फिर वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कॉफिशिएंट। तो ये जीरोस और कॉफिशिएंट का रिलेशन जो मैंने ये तुमको यहाँ समझाया। तो तुम देखो, अगर तुम इसको सॉल्व करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 को, तुमने बोला सर इसको मैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 नहीं लिख सकता, क्यों? क्योंकि 5 और 2 जुड़ने पे 7 होते हैं और मल्टीप्लाई करने पे 10 होते हैं। तो इसको अगर मैं निकालूं, फैक्टर करूं, तो एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 2, मतलब एक्स की वैल्यू एक तो -5 निकलेगी, एक -2 निकलेगी। तो ये दो जीरो तुम्हारे निकल के आए, ये दो जीरो तुम्हारे निकल के आए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। ये तो पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब तुम्हें रिलेशन दिखाना है, तो रिलेशन दिखाना है तो बस कुछ नहीं, वो ये पूछ रहा है कि सम ऑफ जीरोस अगर मैं निकालूंगा, तो सम ऑफ जीरोस इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आता है, -7। लेकिन हमने क्या फॉर्मूला याद करा था सम ऑफ जीरोस का, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए मतलब इससे कंपेयर करोगे। इससे कंपेयर कैसे करोगे, जैसे मैं एक इक्वेशन लिखाता हूं तुम्हारे सामने, एक इक्वेशन जैसे पीछे वाली लिख लेते हैं। क्या इक्वेशन थी, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो इधर कुछ नहीं है तो इसको 1 मान लिया। तो जब तुम इसको कंपेयर करोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, इससे क्या करोगे, कंपेयर करोगे, कंपेयर। तो यहां से तुम्हें ए की जगह क्या दिखा, तो ए की वैल्यू 1 हो जाएगी। बी की जगह क्या दिखा, 7, तो बी की वैल्यू 7 हो जाएगी। क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ए की जगह पर ही तो 1 दिख रहा है, बी की जगह पर ही तो 7 दिख रहा है, बाकी तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर है, एक्स का एक्स है। सी की जगह पर क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो सी की वैल्यू 1 आ गई।
अगर मैं यहाँ से सम ऑफ जीरोस निकालूं अल्फा प्लस बीटा, जो क्या फॉर्मूला था, माइनस बी अपॉन ए, मतलब बी मतलब एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 7, एक्स का कोफिशिएंट है 7, तो 7 वो की माइनस का अपॉन ए क्या है, ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो 1, तो -7। क्या यही नहीं आया था हमारा सम ऑफ जीरो जब हमने मैनुअली करके निकाला था, जब हमने मैनुअली करके निकाला था? तो ऐसे तुम रिलेशन वाले सवाल कर लोगे अगर पेपर में आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब ऐसे इसको दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है। उसने बोला एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ जिसका सम दिया हो, प्रोडक्ट दिया हो जिसके जीरोस का, मतलब तुमको उल्टा सवाल बोला है। अभी तक क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रहा था और फिर पूछ रहा था उसके सम और प्रोडक्ट बता दो जीरोस के। अब क्या कर रहा है, तुमको डायरेक्टली दे रहा है कि बताओ ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तुमको दिए गए हैं। तो तुमको अगर सम ऑफ जीरोस दिए गए हैं, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। ये क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए मतलब ये -3 दिया गया है तुमको, तो तुमने लिख दिया, इसका मतलब तुमने लिख दिया -3 अपॉन में 1 मान लिया। वैसे ही तुमको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तुमको दिया गया है 2, तो तुमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिख दिया 2, इसका मतलब सी अपॉन ए, सी अपॉन ए का मतलब 2/1। अब तुम यहाँ से अगर कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू तुमको डायरेक्ट दोनों जगह क्या दिख रही, 1, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बी की जगह क्या दिखा 3, तो बी की वैल्यू 3 हो जाएगी, माइनस से माइनस हो जाएगा कट। और सी की जगह दिखा 2, तो सी की वैल्यू हो गई 2। अब तुम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओगे, तुमको नहीं पता एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसी दिखती है, तुमको अभी तो बताया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसी तो दिखती है। तो बस वैल्यू पुट कर दो, ए की जगह 1 पुट करोगे तो 1x स्क्वायर, प्लस बी की जगह 3 पुट करोगे तो 3x, प्लस सी की जगह पुट करोगे 2 तो 2। तो बस ये तुम्हारा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो वो चाह रहा था, ये आंसर है, बस इतना आसान है। अलग तरीके से पूछ सकता है, दो तरीके से, या तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देके सम और प्रोडक्ट पूछेगा, या फिर सम और प्रोडक्ट देके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछेगा। है कि नहीं आसान, बस खत्म। अब कैसे पेपर में देखो ये सवाल आया, फाइंड द जीरोस ऑफ, इसीलिए मैंने इतना पढ़ा है। अब तुम देखो कितना आसान सवाल है, फाइंड द जीरोस ऑफ 4u² प्लस 8u², बार बार रिपीट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार रिपीट होता है। तो अगर तुम्हें इसके जीरोस निकालने हैं 4u² प्लस 8u के, तो तुम देख लो इसको कॉमन ले लो, तुम्हें कॉमन दिखा, इसमें 4u कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचेगा u, और 4 से 8 बार कितनी बार कटेगा, 2, u से u कट जाएगा तो बचा ये, यही तुम्हारा बचा। अब एक बार 4u को जीरो में बराबर रख दो, एक बार u+2 को जीरो के बराबर में रख दो, तो इधर रखोगे तो u की वैल्यू जीरो आ जाएगी, इधर रखोगे तो u की वैल्यू -2 आ जाएगी, क्योंकि प्लस की वैल्यू जब वहां जाती है, ये तो चीज तुम्हें पता ही होगी ना, ये तो चीज तुम्हें पता ही होगी ना। चलो नहीं पता है तो बता ही देता हूँ। इक्वल क्या होती है, एक दीवार होती है, इक्वल क्या होती है, एक दीवार होती है। तो जब प्लस की चीज इक्वल की उस पार जाती है तो माइनस बन जाती है, माइनस की चीज इक्वल की उस पार जाती है तो प्लस बन जाती है, इनटू की चीज उस पार जाती है तो डिवाइड बन जाती है, डिवाइड की चीज इक्वल की उस पार जाती है तो इनटू बन जाती है। ये दीवार मान लो इक्वल को, तो ये दीवार थी तुम्हारी, क्या थी दीवार, ये इक्वल, इक्वल एक दीवार थी। अब जब 2 प्लस का वहां गया तो किस में चला गया, माइनस में चला गया, तो इसका मतलब एक जीरो इसका जीरो हो गया और एक जीरो इसका -2 हो गया, तो तुमने जीरोस निकाल दिया। ये सवाल कितने आसानी से तुमने कर दिया फैक्ट सॉल्व करके। अगर तुम्हें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी, उसका तुम्हें जीरो निकालने तो नहीं निकाल पाओगे। अब कैसे करना है बता दिए स्प्लिट मेथड से। दूसरा सवाल भी तुम कर सकते थे, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो जिसका सम और प्रोडक्ट जिसके जीरोस का तुम्हें दिया है। इसका मतलब सवाल में तुम्हें सम ऑफ प्रोडक्ट कितना दिया है, सम ऑफ जीरोस कितना दिया है, -1/4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया है, 1/4। अब तुमको पता है सम ऑफ क्या होता है, -b/a होता है। ये चीज तो तुमको पता है ना, सम ऑफ जीरोस क्या होती है, -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होती है, c/a। अगर तुम कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू तुम्हें क्या मिली, 4 तो ए की वैल्यू हो गई 4, बी की वैल्यू क्या मिली, माइनस से माइनस कट गया, बी की वैल्यू मिली 1, और सी की वैल्यू क्या मिली फिर से 1, तो सी की वैल्यू 1। अब तुम क्या इस वैल्यू को यहाँ पुट नहीं कर सकते, a x² प्लस बी एक्स प्लस सी में? अब तो क्या तुम इसका मुझे आंसर कमेंट में नहीं दोगे, कमेंट में इसका आंसर मुझे नहीं दोगे क्या? इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इधर ये वैल्यू पुट करके क्या बन जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े। ऐसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल की जीरोस के भी फॉर्मूले होते हैं, हालांकि ये ज्यादा पूछे नहीं जाते पर फिर भी सेम है। अगर सम हो तो -b/a होता है, अल्फा बीटा गामा ये होता है, मतलब इनका प्रोडक्ट है पॉलिनोमियल्स का, तो -d/a होता है। डी यहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट बन जाता है, क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसी दिखती है, a x² प्लस बी एक्स प्लस सी दिखती है। लेकिन क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसी दिखती है, a x³ प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ पे डी कांस्टेंट होता है, सी कॉफिशिएंट होता है एक्स का, बी कॉफिशिएंट होता है x² का, ए कॉफिशिएंट होता है x³ का। बस इतना आसान है, तो ये फॉर्मूला देख लेना। पर ये कम प्रायोरिटी में करना है, इसको लेस प्रायोरिटी में रखना। लेस प्रायोरिटी में मतलब पहले वो चीजें करना जो मैंने बताई है पीछे वाली, और फिर बाद में ये करना। तो अगर मैं चैप्टर 2 को समराइज करूं, एक सेकंड पानी पी के आता हूँ दोस्त।
हम्म। अगर मैं चैप्टर 2 को समराइज करूं तो क्या चैप्टर 2 अब तुम्हारे लिए आसान नहीं हो गया? सच बताना। तुम्हें पता है पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री पूछे, 1 डिग्री का पॉलिनोमियल क्या कहलाता है? रेखीय बहुपद कहलाता है, लीनियर पॉलिनोमियल। 2 का क्या कहलाता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 3 का क्या कहलाता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। फिर तुमको मैंने जीरोस भी बताए कि अगर लीनियर पॉलिन रेखीय बहुपद होगा तो लीनियर पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं? 1। बहुपद में 2। और क्यूबिक में 3। ऐसे करके बताएं। फिर तुम्हें स्टैंडर्ड फॉर्म बताया किसी भी पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखते हैं, ये सब चीजें बताई समराइज करके। फिर लास्ट में तुम्हें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालना सिखाया, ग्राफिकल मेथड से भी सिखाया, स्प्लिट मेथड से भी सिखाया। फिर ये वाली लाइन तो तुमने पढ़ी ली, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने जीरोस हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। क्यूबिक में 3 हो सकते हैं। फिर तुमको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला बताया, चाहे वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हो और फिर चाहे क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए हो, और फिर उनसे इक्वेशन कैसी बनती है वो भी बताया। तो यहाँ चैप्टर 2 भी खत्म होता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता ज्यादा, सीधी उतनी बात रखना चाहता हूँ जितने आपकी काम की हो। आगे बढ़े तीसरे चैप्टर की ओर, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, दो चरों में रैखिक समीकरणों का युग्म। अब ये क्या होता है? कुछ नहीं होता। जैसे तुमने लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा ना, लीनियर पॉलिनोमियल क्या था? ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो? 1। तो 2x+3, इसकी डिग्री 1 है ना, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। अगर इसी को मैं जीरो के सामने इक्वेट कर दूं, इसी को जीरो के सामने इक्वेट कर दूं, तो वो ये जो बच के आया ना, यही तुम्हारा लीनियर इक्वेशन होता है, यही तुम्हारा लीनियर इक्वेशन होता है। अगर तुम किसी भी पॉलिनोमियल को जीरो के सामने इक्वेट कर दोगे तो वो पॉलिनोमियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। पर यहाँ तो बात कर रहा है लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल, वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड एबीसीडी जो आती है ना, पर यहाँ तो सर एक ही वेरिएबल था। इसका मतलब यहाँ पर वेरिएबल दो आएंगे, एक वेरिएबल नहीं आएगा, यहाँ पर दो वेरिएबल आएंगे। तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी, ax+by+c। इसका मतलब पॉलिनोमियल की डिग्री तो एक ही है, इसका मतलब, और इक्वल में जीरो लगा दूंगा तो ये क्या बन जाएगी? इक्वेशन बन जाएगी। इसका मतलब इसकी डिग्री एक है, तो इसका मतलब ये लीनियर है, रैखिक है। लेकिन वेरिएबल कितने हैं? दो है, एक वेरिएबल ये है, एक वेरिएबल बाई ये है। ए बी सी तो यहाँ कांस्टेंट है, रियल टर्म्स है ना। ठीक है, अब समझते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होती है। तुमने ये तो समझ ली कि लीनियर इक्वेशन इन दो वेरिएबल क्या होती है, तुमने समझ ली लीनियर इक्वेशंस इन दो वेरिएबल्स। अब उसको दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो ग्राफिकल में और एक एल्जेब्रिक में। एक तो ग्राफिकल में, एक एल्जेब्रिक में। पीछे मैं एक चीज और बताना बात भूल गया था, वो भी क्लियर करा देता हूँ, शायद मैं बताना भूल गया, वो भी यहाँ नोट कर लेना। जब मैंने तुमको लीनियर वाली चीजें पढ़ाई दी है, तो यहाँ पे तुम याद रखना ग्राफ वाली चीजें। यहाँ पे तुम एक चीज और याद रखनी ना, ग्राफ वाली चीजें। ये भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा, याद रखना, लीनियर जो पॉलिनोमियल होगा, रेखीय बहुपद होगा, उसका जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा सीधी लाइन बनेगी, एक सीधी रेखा बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, और जो तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, उसका जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा पैराबोला, जो हिंदी में पराबोला बोलते हैं ना, पैराबोला शेप में बनेगा। बस ये दो चीज याद रख लेना। ओटी में पूछ लेगा कभी तुमसे कि जो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है वो क्या स्ट्रेट लाइन होती है या कैसा होता है, और क्वाड्रेटिक का पैराबोला होता है। पैराबोला मतलब यू शेप का होता है, यू शेप का, या तो ऐसा है या ऐसा। और सीधी रेखा मतलब सीधी रेखा। कैसा क्या होता है ग्राफ में नहीं समझाऊंगा, बस समझ लो, याद कर लेना, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़े। कहाँ थे हम? तो हम ये थे, तो कोई भी लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल्स में, तो उसको हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या तो हम ग्राफिकल मेथड में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफ की सहायता से, या फिर एल्जेब्रा की सहायता से। एल्जेब्रा में भी दो मेथड होते हैं जिनसे हम इसको सॉल्व करते हैं। एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, पेपर में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, एक एलिमिनेशन है और बहुत आसान है। सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम बोलते हैं प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन विधि। एलिमिनेशन को हम बोलते हैं विलोपन विधि। ठीक है, समझते हैं ग्राफिकल मेथड में क्या होता है। ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, देखो अब तुम ध्यान से सुनना। जैसे मैंने तुमको इतना तो समझाया कि कोई अगर लीनियर इक्वेशन है या लीनियर पॉलिनोमियल है, तो उसका ग्राफ हमेशा एक सीधी लाइन बनेगी, उसका ग्राफ हमेशा सीधी लाइन बनेगी, ये तो तुम्हें समझ आया। अब सिंस ये लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल की है, तो दो लाइनें बनेंगी। कितनी लाइनें बनेंगी? दो लाइनें बनेंगी, एक और दो। एक लाइन ये हो गई, ये पहली इक्वेशन का पहले वेरिएबल, पहली इक्वेशन का ग्राफ हो गया, ये दूसरी इक्वेशन की ग्राफ होगी, दोनों की सीधी लाइन बनेगी। अब यहाँ पे तुम खुद सोचो, तीन ही तो कंडीशन बनेगी। जब दो लाइन का ग्राफ बनाओगे तो तीन ही तो कंडीशन बनेगी सर। या तो वो दो लाइन एक दूसरे से टकरा जाएंगी, या तो वो लाइन एक दूसरे से एक पॉइंट पे टकरा जाएंगी, या वो दो लाइन एक दूसरे से कभी टकराएंगी ही नहीं।
या तो वो लाइन एक दूसरे से टकरा जाएंगी या फिर टकराएंगी ही नहीं, या फिर एक लाइन ऐसी बनेगी तो उसी के ऊपर दूसरी लाइन बन जाएगी, उसी के जस्ट ऊपर दूसरी लाइन बन जाएगी। तो तीन ही तो केस बनेंगे ना। इस केस में क्या हुआ, टकरा गई, एक पॉइंट पे मीट कर गई, इस केस में पैरेलल हो गई, और इस केस में ऊपर एक दूसरे से कोइंसाइड हो गई, इसके ऊपर ही चढ़ गई। इसके अलावा कोई केस ऐसा होता है जो दो लाइन पे तुम बना सकते हो। तो बस उसी पे बेस्ड कुछ थ्योरी है, वो तुम्हें याद रखना है। क्या कि अगर कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से रेखीय इक्वेशन अगर तुम्हारी बनी हुई है ना, अब तो उसका क्या करना है रेखीय इक्वेशन का, तो अगर वो इंटरसेक्ट कर गई एक पॉइंट पे, अगर वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गई तो इसका मतलब उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गई, जैसे ये वाले की बात हो रही है, अगर वो इधर इंटरसेक्ट कर गई तो उसका एक परफेक्ट एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। और यूनिक सॉल्यूशन होगा तो उस पेयर ऑफ इक्वेशंस को हम बोल देंगे कि वो पेयर ऑफ इक्वेशन कैसी होगी, कंसिस्टेंट हो गई। कंसिस्टेंट मतलब कैसी होगी, सुसंगत हो गई, सुसंगत। हिंदी वाले याद रखना। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल आता है करने को, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, बहुत आसान भी है। तीन केस बने। पहले केस में हुआ टकरा गई, अगर ये टकरा गई एक पॉइंट पे तो इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक होगा और कंसिस्टेंट होगा। इतनी चीज याद रखी। दूसरे केस में क्या होगा, लाइंस कोइंसाइड कर गई। कोइंसाइड मतलब एक के ऊपर एक चढ़ गई, एक के ऊपर एक चढ़ गई, तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी। तो इसके इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। और साथ ही साथ ये कंसिस्टेंट सुसंगत तो होगी, और सुसंगत के साथ ही आश्रित भी होगी, डिपेंडेंट भी होगी, कि एक की वैल्यू दूसरे पर डिपेंड करेगी। और तीसरा केस होता है जहां लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हो गई, मतलब लाइंस पैरेलल चलेंगी। पैरेलल चलेंगी उस केस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं बनेगा, और जो लाइंस हो जाएंगी वो पेयर ऑफ इक्वेशन कैसी हो जाएंगी, इनकंसिस्टेंट हो जाएंगी, मतलब असुसंगत हो जाएंगी। अब ऐसा मैंने क्यों बताया तुमको, ये तुम समझो क्यों बताया मैंने तुमको। समझो, जैसे तुम्हें दो इक्वेशन दिए, a1x b1y c1 बराबर 0 और a2x b2y c2 बराबर 0। अब ये कुछ नहीं है, लीनियर इक्वेशन है। अब तुम ये मत बोलना, घबराना मत, ये वही चीजें लिखी है, ये बस ये लिखा है। इसका मतलब जैसे मैं लिखूं 3x प्लस 2y प्लस 4 बराबर 0। अब तुम क्या बोलोगे, ये क्या है, तुमने बोला सर पावर डिग्री एक है, डिग्री एक है तो तुमने लीनियर लिख दिया। इक्वल में 0 लिखा है तो इक्वेशन लिख दिया। लीनियर इक्वेशन है, कितने वेरिएबल है, एक वेरिएबल एक्स है, एक वेरिएबल वाई है, तो लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स, बस ये लिखा है। अब क्या इसको मैं इस फॉर्म में नहीं लिख सकता, a1x प्लस b1y प्लस c1 0? क्यों, क्योंकि एक्स वाई ये तो सेम ही रहेंगे वेरिएबल। a1 b1 b1 ये तो चेंज होता है, 3 4 5 कुछ भी आ सकता है, तो ये तो कांस्टेंट टर्म है ना, एक्स वाई वेरिएबल तो चेंज होता रहता है। तो अगर मैं दो इक्वेशन लूं, तुम्हारी लीनियर इक्वेशन लूं, और उनके रेशियो ले लूं, उनके क्या ले लूं, रेशियो ले लूं, कि a1 से a2 का रेशियो ले लूं, b1 से b2 का रेशियो ले लूं, c1 से c2 का रेशियो, तो तीन ही केस बनेंगे जो मैंने बताया। पहला केस क्या है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब ये पहला वाला केस है जब लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर गई एकदम ऐसे। उस केस में सॉल्यूशन कैसा होता है, यूनिक होता है, और लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होती है। दूसरे केस में क्या हुआ, a1/a2 b1 और b2 के बराबर है, पर c1/c2 के बराबर नहीं है। बस ये रेशो तुम्हें याद रखने, ये तीन रेशो याद रखने। हालांकि इसके लिए मैंने तुमको एक बहुत अच्छी टेबल बना के दे दी है, अभी दिखाऊंगा, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी, इंग्लिश के लिए। पर तुम ऐसे याद रखो। तो चलो टेबल ही दिखाता हूँ तुमको, वो टेबल कहाँ गई, ये टेबल देखो, ये टेबल देखो, ये टेबल देखो। उससे पहले मैं तुम्हें एक कंपैरिजन सिखा देता हूँ करना कैसे, ये तुम इस चीज को सीखो। जैसे दो इक्वेशन लिखी है तुम्हारे सामने, 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर 0, और तुम्हारे सामने एक लिखा है 3x प्लस कितना ले लूं तुम्हारा, 4y प्लस 8 बराबर 0। तो अगर तुमसे मैं कंपेयर करने को बोलूँ तो बस तुम्हें इसको कंपेयर करना है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, और इसको कंपेयर करना है a2x प्लस b2y प्लस c2 से, इससे। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा, तुम देखोगे यहाँ x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, y यहाँ भी है, y यहाँ भी है। तो तुमने बोला a1 की वैल्यू इधर से देखोगे तो a1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, a1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, b1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और c1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। वैसे a2 क्या हो जाएगा, इस a2 को देखोगे तो a2 की जगह क्या लिखा है, 3 लिखा है, b2 की जगह क्या लिखा है, 4 लिखा है, C2 की जगह क्या लिखा है, 8 लिखा है। बस ऐसे तुमने A1 A2 निकाली। अब तुम इनके रेशो निकाल लो, A1/A2 B1/B2 C1/C2, और फिर तुम इन रेशो को इक्वल करके देख लो। अब तीन ही तो केस बनेंगे, वही केस मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। तीन केस कैसे बनेंगे, कि अगर A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है, B1/B2 के बराबर नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, सॉल्यूशन यूनिक होंगे। अब सॉल्यूशन यूनिक होंगे, इसका मतलब एक पॉइंट पे टकरा रही है, इसका मतलब इनके जो नेचर ऑफ लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी, एक दूसरे को काट रही होंगी, इनका एक ही सॉल्यूशन होगा,
और ये कंसिस्टेंट होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। अब ये पेपर में पूछता है कंसिस्टेंट मतलब सुसंगत होगी। अगर ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू को नहीं काट रहा है, याद रखो, मैं जैसे याद करा रहा हूँ वैसे ही करो, नहीं काट रहा है तो सुसंगत होंगी, एक पॉइंट पर ही कट रही होंगी। अगर ए वन अपॉन ए टू इक्वल बी वन अपॉन बी टू की है पर सी वन अपॉन सी टू बराबर नहीं है, तो ये नो सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब ये एक दूसरे के पैरेलल है तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो इसका मतलब ये इनकंसिस्टेंट होंगी, एक दूसरे से असुसंगत होंगी। और अगर बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे तो इसका मतलब तीनों चीज आपस में बराबर होंगी, इसका मतलब ये कोइंसाइड होंगे, और कोइंसाइड होंगे तो एक दूसरे से इन्फिनाइट सॉल्यूशंस बनाएंगे और एक दूसरे पर डिपेंडेंट होंगे, आश्रित होंगे। बस इसको याद रख लेना, बस तुम्हारा काम हो जाएगा। पेपर में ऐसे सवाल आते हो तुम आराम से कर लोगे। तुम्हें दिखा भी देता हूँ, जैसे एग्जाम्पल देखो ये वाला सवाल। जैसे तुम्हें दिया अनुपात दिए गए A1 अपॉन A2 B1 अपॉन तुलना करके ज्ञात करो कि ये युग्म और ये युग्म में सुसंगत है या असंगत है, ये पूछा है। तो तुम्हें क्या करना है, इसको करके देखना है ये सुसंगत है या असंगत है। तो तुम क्या करो, इसको पहले कंपेयर कर लो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। तो तुम इस इक्वेशन को अगर लिखोगे परफेक्टली तो क्या लिखोगे, 2x माइनस 3y, 8 को इधर ले आओगे तो माइनस 8 बराबर 0। तो यहाँ से तुम अगर a1 a2 निकालोगे तो क्या आएगा, तुम्हारा a1 आ जाएगा कितना 2, b1 आ जाएगा -3, c1 आ जाएगा -8। अब ये मत पूछना ये कैसे निकाला है, ये तो तुम समझ गए ना, इससे कंपेयर करके निकाला है। वैसे ही इसको देखो, इसको सही से लिखोगे तो 4x माइनस 6y, इस 9 को यहाँ ले आओगे तो -9 बराबर 0। तो a2 कितना आ जाएगा 4, b2 कितना आ जाएगा 6 -6 जो b2 की जगह लिखा है, c2 कितना आ जाएगा -9। अब तुम यहाँ से रेशो निकाल लो, अब तुम यहाँ से रेशो निकाल लो, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और C1 अपॉन C2। A1 अपॉन A2 कितना हो गया, A1 कितना था 2 था, A2 कितना था 4 था, B1 कितना था -3 था, B2 कितना था -6 था। इतना आसान है, तुम बस वैल्यू पुट करते जाओ। C1 कितना था -8 था, C2 कितना था -9 था। अब तुमने देखा इसको काट लो तो 1/2 बना, 1/2, ये भी 1/2 बना, ये 8/9 बना, ये 8/9। तुमने बोला A1 अपॉन A2 ये तो बराबर है, पर ये आपस में बराबर नहीं। इसका मतलब ये इक्वेशन बनी A1 अपॉन A2 ये B1 अपॉन B2 के तो बराबर है, पर ये C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं है। तो इस केस में तो क्या होता है, जब इस केस में बनता है, तुम्हें 3 केस बताए थे ना, पहले केस में कुछ भी बराबर नहीं होता है, दूसरे केस में एक बराबर होता है, तीसरे केस में दोनों बराबर होते हैं। तो इस केस में तो ये कैसा बन जाएगा, दूसरा वाला केस बन जाएगा हमारा, दूसरा वाला केस, दूसरा वाला के ये वाला के, इस केस में तो इसका क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। और जब नो सॉल्यूशन होता है तो इसका मतलब ये आपस में कैसे हो जाएंगे, इनकंसिस्टेंट होंगे, असुसंगत हो जाएंगे। बस इतना पूछा था और हमने बता दिया क्या असंगत हो जाएंगे। क्या ये आसान नहीं था बताना, कंपेयर करके था आसान। अब हमने अभी तो ग्राफिकल मेथड से सीख लिया कैसे करना है, A1 अपॉन A2 रेशो से निकाल के कि सुसंगत है कि असुसंगत है, कितने सॉल्यूशन होंगे वो बता दिया तुम्हें। लेकिन अगर अब दो तरीके होते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के, तो वो होते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड जिसको मैंने प्रतिस्थापन विधि बोला, और एक होता है विलोपन विधि। अब ये क्या होते हैं तो इनको देखते हैं। देखो बहुत आसान है, मैं तुम्हें एग्जांपल के थ्रू ही समझाता हूँ। ये सीधे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2 नंबर का आया, पूछा सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करो। तुमने देखा लीनियर इक्वेशन एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, तो पक्का चैप्टर 3 से क्वेश्चन आया हुआ, ऐसे पेपर में सोच सकते हो ना, दिमाग लगाओ। पावर एक है तो लीनियर इक्वेशन है, इक्वल में कुछ है तो लीनियर इक्वेशन है कि नहीं, डिग्री एक है। लेकिन दो वेरिएबल है तो चैप्टर 3 से आया। अब तुम्हें इसको सॉल्व करना है, तुम्हें दिया नहीं गया, सब्स्टिट्यूशन से करो चाहे एलिमिनेशन से करो। तो मैं तुम्हें पहले ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से करा दे रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करा दूंगा, और फिर अगले में इसी में, इसको पीछे वाले में मैं तुमको इसी सवाल को एलिमिनेशन मेथड से करा दूंगा, मतलब सब्स्टिट्यूट विलोपन विधि से भी करा दूंगा। ठीक है, करते हैं फटाफट। देखो कितना आसान है ये वाला पेपर में, और ये सबसे आसान सवाल है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये 4 नंबर गारंटी दे के जाएगा तुमको। इतना आसान है, 4 नंबर तुमको गारंटी दे के ही जाएगा। अब देखो कैसे दे के जाएगा, देखते हैं। तुमने दोनों इक्वेशन उतार ली, x प्लस 2y बराबर 8, x माइनस वाई बराबर, ये एक इक्वेशन हुई, ये दूसरी इक्वेशन हुई। तुम्हें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब प्रतिस्थापन, इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देना है। जैसे मैं दूसरी इक्वेशन को लूं और इस दूसरी इक्वेशन से मैं x की वैल्यू निकालूं, इस दूसरी इक्वेशन से x की वैल्यू निकालूं, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 का 8 तो लिखा रहेगा, ये y उधर चला जाएगा और प्लस का बन जाएगा, तो x की वैल्यू 8 प्लस वाई आ गई। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 प्लस वाई आ गई। अब इस x की वैल्यू को हम वापस किस में रख देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे। इस x की वैल्यू वापस फर्स्ट इक्वेशन रखेंगे, तो x की जगह क्या रखेंगे, 8 प्लस वाई, x की जगह 8 प्लस वाई रखेंगे, बाकी बचा हुआ प्लस 2y बराबर 8। तो ये 8 से 8 कच गया, तो 3y की वैल्यू 0 आ गई, तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई, 0। अब y की वैल्यू अगर 0 है
अब y की वैल्यू अगर 0 है, अब इस y की वैल्यू 0 को तुम कहीं भी रख लो, चाहे इसमें रख लो, इसमें रख लो, अगर इसमें रखोगे तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, 8 प्लस 0, x आ जाएगा 8। तो x की वैल्यू 8 आ गई, y की वैल्यू 0 आ गई, और ये तुम्हारा इक्वेशन सॉल्व हो गया। तो सॉल्व करने का मतलब होता है x और y की वैल्यू निकालना। अब वो तुम चाहे सब्स्टिट्यूशन से निकालो, चाहे एलिमिनेशन से निकालो, जो तुम्हें सरल पड़े। सब्स्टिट्यूशन से निकालना, इसका मतलब है इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक की वैल्यू पहले निकाल लो, फिर दूसरे में रख दो, वहां से आ जाएगी। एलिमिनेशन में क्या करना है, एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट करना है, विलोपन करना है, किसी एक को गायब करना है। जैसे मैं बोलूँ ये इक्वेशन है, अब तुम इन दोनों इक्वेशन में देखो कौन सी चीज सेम दिख रही है। तुमने बोला एक्स और एक्स सेम दिख रही है, तो बस इनको गायब कर दो। तो इसमें क्या होता है, कुछ नहीं होता है, बस तुम्हें इन्हें जोड़ देना है। जोड़ दोगे तो, या तुम इनको अगर जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, कट जाए, तो तुम इनको घटा दो, आपस में घटा दो, तो ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो तुम यहाँ से अगर एक्स से एक्स हटा दोगे तो ये 0 बन जाएगा। 2y में 3y जोड़ दो तो ये 3y हो जाएगा, और 8 में से 8 घटाओ 0, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 0। y की वैल्यू इसमें पटक दी तो x माइनस 0 बराबर 8, तो x की वैल्यू आ गई 8। देखो वहां से भी आ गई। मतलब समझ आया, दोनों इक्वेशन को जोड़ो घटाओ इस प्रकार करो कि कोई एक चीज गायब हो जाए। जैसे एग्जांपल के लिए मैं तुम्हें दूसरा दिखाता हूँ, ऐसा नहीं तुमको जल्दी लगे, थोड़ा दूसरा समझ लेते हैं। जैसे लिखा है 2x प्लस 3y बराबर 6, और यहाँ लिखा होता है x प्लस 5y बराबर 8। अब तुमको इसको सॉल्व करना पड़ता है, तो तुम देखो x को गायब कर दो, x को गायब कर दो, x को गायब कर दो। तो x को गायब करने के लिए क्या करो, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 बना लो। तो इसका मतलब इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या बन जाएगी, 2x प्लस 10y बराबर 16। ये इक्वेशन ये बन जाएगी। अब ये इक्वेशन में इस इक्वेशन को क्या कर दो, माइनस कर दो, माइनस कर दो, माइनस कर दो। तो 2x से 2x कट जाएगा, 3y में से 10y माइनस 7y हो जाएगा, और 6 में से 16 जाएंगे, माइनस 10 आ जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू आएगी, फिर इस y की वैल्यू को उठा के यहाँ रख दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से विलोप कर देते हैं, गायब कर देते हैं, काट देते हैं। लेकिन सब्स्टिट्यूशन में एक को उठा के दूसरे में रखते हैं। समझ गए, बस इतना आसान था। बाकी ऐसे भी सवाल आते हैं पेपर में तुम्हारे, जैसे आया था। अब ये मैं नहीं करा रहा हूँ, ये तुम खुद कर लेना, वैसे आसान है, मैं समझा भी दूंगा। चलो करा ही देता हूँ। 4 नंबर में क्वेश्चन आया था चैप्टर 3 से। एक तो आया था, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। अब क्या तुम इसको नहीं कर सकते हो, एक्स प्लस वाई 2x माइनस 3y। तो इसमें क्या करोगे, तुमको दिखा एक्स को सेम बना लो। एक्स को सेम बनाने के लिए यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 से गुणा कर दो। यहाँ 2 से गुणा करोगे तो ये बन जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 10, और नीचे जो लिखा था वैसे का वैसे लिख दिया, 2x माइनस 3y बराबर 4। बस कुछ नहीं। अब तुम्हें 2x में 2x है तो इसको माइनस कर दो, तो साइन चेंज हो जाते हैं। साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। जहां प्लस होता है वहां माइनस हो जाता है, जहां माइनस होता है वहां प्लस होता है। तो तुम्हें दिखा, यहाँ माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। तो 2x से 2x कट गए, 2y में 3y जोड़े तो 5y, 10 में से 4 गए तो 6, तो y की वैल्यू 6/5 आ गई। इस y की वैल्यू को वापस तुम इधर रख दोगे तो x की वैल्यू भी कुछ आ जाएगी। मुझे कमेंट में बता देना इस x की वैल्यू कितनी आएगी। अब कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व करना पड़ता है, तो वो भी कर लेते हैं, देख लेते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है। इसमें क्या लिखा है पढ़ लेते हैं। एक फ्रैक्शन है वो 9/11 बन गया, यदि 2 ऐड करे जाए न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मतलब क्या होता है, अंश और हर। अब तो मैं समझाता हूँ ये क्या है। वो बोल रहा है कोई फ्रैक्शन है, तो तुमने मान लिया एक फ्रैक्शन है एक्स अपॉन वाई। तुमने एक मान लिया एक फ्रैक्शन है एक्स अपॉन वाई, मान लेते हैं। तुमने मान लिया एक फ्रैक्शन है एक्स है और ये वाई है, ये इसका क्या है, न्यूमरेटर है। न्यूमरेटर मतलब इसका अंश है, और ये क्या है, इसका डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर मतलब हर है। अब वो क्या बोल रहा है, सवाल सवाल बोल रहा है। सवाल को पढ़ा करो, आसानी से ऐसे सवाल हो जाए। बस सवाल, ये लैंग्वेज वाले सवाल होते हैं, इनको करना आसान है क्योंकि तुम्हें पता है मेथड कैसे कराना है। इनमें पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी। यहाँ इक्वेशन दी गई है, यहाँ इक्वेशन, इन सवालों में इक्वेशन पहले बनानी पड़ेगी। पहले इक्वेशन बनाओ, फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करो। लेकिन यहाँ इक्वेशन डायरेक्ट दी गई है तो सीधे सॉल्व करना है, सीधे सॉल्व। अब तुम देख लो कौन सा तुमको आसान लग रहा है। मुझे तो ये लगा ना सीधे सॉल्व करना। इधर बनानी पड़ती, बनाई कैसे, एक फ्रैक्शन है, एक फ्रैक्शन है वो 9/11 हो गया। कब हो गया, यदि 2 ऐड करा जाए। अगर हम अंश और हर में 2 जोड़ दें तो वो 9/11 बन जाता है। तो हम जोड़ देते हैं, जैसा सवाल बोल रहा है वैसे कर देते हैं। उसने बोला अंश ये है, हर ये है, अंश में भी 2 जोड़ दें, हर में भी 2 जोड़ दें, तो जो फ्रैक्शन है वो 9/11 बन जाता है। पहली इक्वेशन तो उसने ये दी। दूसरी क्या दी उसने, दूसरी उसने क्या दी, दूसरी क्या दी, दूसरा उसने बोला, दूसरा उसने क्या बोला कि यदि अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। मतलब अभी 2 जुड़वाया था, अब वो बोल रहा है यदि मैं क्या करूं, इस बार मैं क्या करूं, अंश में और हर में दोनों में 3 जोड़ दूं, 3 जोड़ दूं तो 5/6 बन जाता है। तो यहां से तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करके दो इक्वेशन नहीं बना सकते। 11 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, 11x प्लस 22, ये वाली इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूं है ना।
फिर 9 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 9y प्लस 18, फिर इस 11x को 11x रहने दोगे, 9y को उधर ले आओगे तो माइनस हो जाएगा, 22 को भी 18 माइनस करोगे तो प्लस का 4 बन जाएगा। तो एक इक्वेशन ये बनी, वैसे ही एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी, फिर उन दो इक्वेशन को सॉल्व करोगे, फिर वो तुम्हारा आंसर आएगा, फिर वहां से तुम्हारी एक्स की वैल्यू आएगी, वाई की वैल्यू आएगी, फिर वो फ्रैक्शन तुम बता पाओगे। तो ये थोड़े लेंदी चीज होती है, पर तुम्हें जो आसान लगे वैसे ही कर लेना। मान लो इधर कठिन सवाल आ जाए तो ये कर लेना, ये आए तो ये कर लेना। समझ गए? चैप्टर 3 भी खत्म होता है। हमने क्या क्या सीखा एक बार समराइज कर लें। हमने सीखा लीनियर इक्वेशंस क्या होती है, दो वेरिएबल वाली, उसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं सर, ग्राफ में और अलजेब्रा में। ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए हमने रेशो देखे, कंपेयर करा उसको, a1x प्लस b1y प्लस c1 से कंपेयर करा, फिर यहाँ से हमने उसके रेशो निकाले, a1/a2 b1/b2 c1/c2। फिर रेशो से हमने देखे, अगर रेशो अगर कोई भी बराबर नहीं होगा तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक होगा और कंसिस्टेंट होगा। अगर एक बराबर होगा तो इसका मतलब जो वो पेयर ऑफ लाइंस कैसी होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी और इनकंसिस्टेंट होंगी। और अगर तीनों बराबर होंगी तो इसका मतलब कोइंसिडेंट होंगी और डिपेंडेंट होंगी। ये तीन सीखे। फिर हमने दो मेथड सीखे, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन में एक की वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में रखा जाता है, एलिमिनेशन में विलोप करा जाता है। बस इतना आसान था। चैप्टर 3 खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं चैप्टर 4 की तरफ, जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे मैंने तुम्हें अभी लीनियर इक्वेशन बताया, वैसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे हम बोलते थे ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 2x² प्लस 3x प्लस 6, ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता था, जिसकी डिग्री 2 होती थी। बस इसी को अगर सामने से इक्वेट कर दोगे जीरो से, तो ये तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो यहाँ से अगर मैं पूछूं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की द्विघात समीकरण की एक स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी, तो क्या होगी, ax² प्लस bx प्लस c। ये तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। इसी को जीरो से इक्वेट कर दोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, द्विघात समीकरण बन जाएगी। समझते हैं अब आगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है, द्विघात समीकरण का ये होता है, जहाँ पर एबीसी रियल होते हैं। इनको हम डिसेंडिंग पावर में लिखते हैं, सबसे पहले सबसे बड़ी पावर, फिर छोटी पावर, फिर जीरो पावर। एग्जांपल्स के लिए तुम्हें दिया गया x² प्लस 5x, और इनको ये तुम्हें दिया गया है। अब क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं वो देख लेते हैं फटाफट से। पहला क्वेश्चन तो सिंपल सा आता है कि चेक करो क्या ये वाली इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो तुम इसको बस सॉल्व कर लो उठा के। सॉल्व कैसे करोगे, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x-3। तो तुमको पता है ये a माइनस बी की स्क्वायर की आइडेंटिटी है। तुमको पता पड़ी a माइनस बी की स्क्वायर की आइडेंटिटी है। a माइनस बी की स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब जिनको याद है अच्छी बात है, नहीं याद है तो a माइनस बी और a माइनस बी का दो बार गुणा कर लो। पहले a का a में कर लो, फिर a का b में कर लो। ऐसे करोगे, देन अगेन फिर इस b का a में कर लो, इस b का b में कर लो, सॉल्व करोगे, यही आंसर डायरेक्ट निकल के आएगा। तो तुम अगर x-2 की आइडेंटिटी को खोलोगे तो कुछ ऐसा निकलेगा तुमको, ये x-2 की स्क्वायर का आइडेंटिटी, प्लस 1 का प्लस 1, और फिर 2x-3 को क्या करा, 2x-3 को क्या करा, अच्छा इसी को सॉल्व कर रहा हूँ। पहले एलएचएस को सॉल्व कर रहे हो, तो एलएचएस को सॉल्व करने पे क्या आया, x² माइनस 4x प्लस 5। तो देयरफॉर x माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 इज 2x-3 कैन बी रिटर्न। इन दोनों को इक्वल करा, इन दोनों को सॉल्व करा तो क्या निकल के आया, ये निकल के आया तुम्हारा, सॉल्व करने पे ये निकल के आया। क्या ये फॉर्म तुम्हारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसको मैच कर रहा है? तुमने बोला x² है, bx है, c है, बिल्कुल मैच कर रहा है। तो ये तुम्हारा आंसर है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अगर ये इस चीज को मैच नहीं कर रहा होता तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती। तो ये कितना सरल से सवाल आएगा, तो तुम क्या नहीं कर सकते। दूसरा हम देखते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ, तो अगर क्वेश्चन आएगा चेक वाला, ये तो तुम कर लोगे ना, कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक करना है तो उसको इस सॉल्व कर लेना, इस इक्वेशन को सॉल्व करना, सॉल्व करके देख लेना क्या ये निकल के आ रहा है, इससे मैच कर लेना। इससे मैच करने पे आ रहा है, मतलब सीधी बात है, उसकी घात 2 आनी चाहिए, घात 2 आनी चाहिए, तो वो आंसर होगा। अब रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं, तो द्विघात समीकरण के रूट क्या होते हैं, तो ये रूट वही होते हैं, बस वही जो अभी तुम्हें पॉलिनोमियल की जीरोस बताए थे ना। जैसे मैंने तुमको जैसे मैंने तुमको पॉलिनोमियल में जीरो बताए थे ना, पॉलिनोमियल में जीरो क्या होते हैं, वो वैल्यू जिस पर पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है। वैसे ही वो वैल्यू जिस पे पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जीरो हो जाता है, उसको हम बोलते हैं उसके रूट्स। तो पॉलिनोमियल में जैसे वो जीरो था ना, वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम उसको बोल देते हैं रूट्स बोल देते हैं। जैसे मैंने इक्वेशन लिखी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो x की वो है वैल्यू जिस पर ये पूरा मैटर जीरो बन जाए, उसको हम इस इक्वेशन का क्या बोल देंगे, रूट बोल देंगे। इसको हम क्या बोल देंगे, रूट बोल देंगे। ठीक है, और ये चीज यहाँ लिखी भी है कि इसको हम मूल बोल देंगे, मूल बोल देंगे। ठीक है, जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक बोल देंगे, बाकी बाकी चीजें हैं। अब क्वेश्चन आए पेपर में, देख लेते हैं फटाफट से। चेक वेदर, क्या ये एक
क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कुछ नहीं करना है, इसको फटाफट जाके सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके इस इक्वेशन से कंपेयर कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से अगर इस फॉर्म की आए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, वरना नहीं होगी। दूसरा है फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये अब रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के क्या तरीके होते हैं वो देखते हैं। अब वो चीज हम देखते हैं, ये सब चीजें तुम्हें चलो अच्छी चीज है ये बताता हूँ कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ध्यान से सुनना, उसके रूट्स कैसे निकालोगे, तो उसको रूट्स निकालने के दो तरीके होते हैं। एक तो तुम स्प्लिट मेथड कर लो, जैसे तुम्हें ये बताया था एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 6 बराबर 0। तो तुमको पता है ऐसी दो संख्या जिनको जोड़ने पे 5 आए घटाने पे 6 आए, तुमने बोला 3 और 2, तो इसके दो फैक्टर निकाला, एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू -3 आई, एक्स की वैल्यू -2 आई, तो ये इनके क्या हो गए, रूट्स हो गए, ये उसके हो गए रूट्स। दूसरा, अगर रूट्स नहीं निकाल पाए, अगर तुमको ऐसे स्प्लिट मेथड याद नहीं रहा, तो इसके लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, इसके लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है जिसको हम श्री धाराचार फॉर्मूला भी बोलते हैं। वो अभी देखेंगे आगे वो कैसे निकालते हैं। तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको हम बोलते हैं ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला मेरे साथ बोलोगे याद हो जाएगा, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर एसी अपॉन टू ए। एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर एसी अपॉन टू ए। ये क्या है, ये तुम्हारा द्विघात समीकरण के मूल निकालने का फॉर्मूला है। ये क्या है, द्विघात समीकरण के मूल निकालने का फॉर्मूला है। अब इस चीज में अगर तुम ये देख पा रहे होगे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये जो इतनी सी चीज देख पा रहा हो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इस फॉर्मूले में जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसको हम बोलते हैं, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट हिंदी में इसको बोलते हैं विचलक। विचलक तो किसी भी द्विघात समीकरण का विचलक या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट। क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लेता है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट बताओ, तो तुमको कुछ नहीं करना है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकाल लेना है। ये बी स्क्वायर फोर ए सी ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये तुम्हारे एबीसी है। एबीसी क्या, जब तुम इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखते हो ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे जो ए बी सी ये ही एबीसी है। मतलब अगर मैं एक इक्वेशन लिखूं दो एक्स स्क्वायर प्लस पांच एक्स प्लस सात, तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, प्लस सात, तो यहाँ पे ये ए हो जाएगा, पांच बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। तो अगर तुम बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकालोगे तो वो डिस्क्रिमिनेंट होता है ये। अब इस डिस्क्रिमिनेंट से बहुत सारी चीजें डिसाइड होती हैं, वो हम देखते हैं, उसके मूलों की प्रकृति पता पड़ती है जो हम यहाँ पे देखते हैं। अब ये जो डिस्क्रिमिनेंट विचलक है, अगर इस विचलक की वैल्यू जीरो से ज्यादा आती है, इस विचलक की वैल्यू अगर जीरो से ज्यादा आती है, जीरो से ज्यादा, इस विचलक की वैल्यू अगर जीरो से ज्यादा आती है, तो इसका मतलब हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रियल रूट्स होंगे। और रियल रूट्स भी कैसे होंगे, अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होंगे। मतलब अगर डी की वैल्यू जीरो से ज्यादा आती है तो जो दो वास्तविक मूल होंगे और असमान होंगे। अगर इस डी की वैल्यू जीरो के बराबर आ जाती है तो दो बराबर मूल होंगे और समान भी होंगे। और अगर इस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी वैल्यू जीरो से छोटी आ जाती है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी मूल नहीं होगा, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। अब ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है इसीलिए बता रहा हूँ। समझ आया तुमको क्या करना है, तुमको क्या करना है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर तुमको दी गई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म की, तो उसको तुम्हें विचलक निकाल लेना है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब ये अगर या तो जीरो से बड़ा होगा या जीरो के बराबर होगा या जीरो से छोटा होगा। अगर ये जीरो से बड़ा हुआ तो दो रूट है, और दो रूट है वो अलग अलग है। अगर ये जीरो के बराबर है तो दो समान रूट है, और अगर ये जीरो से छोटा है तो कोई भी रूट नहीं है। बस ये तीन चीजें हैं, वो खत्म करते हैं। अब क्वेश्चन कैसे आता है पेपर में ये देखते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ, इसका विचलक बताना है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ, विचलक बताना है किसका, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का विचलक बताना है तो तुम इसको कंपेयर कर लो। कंपेयर किससे करोगे, किससे कंपेयर करोगे अभी देख लेते हैं। तुम क्या करोगे, इसको टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री, इसको तुम कंपेयर कर लोगे। किससे कंपेयर कर लोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर कर लोगे। तो अगर तुम कंपेयर करोगे तो कंपेयर करने पे तुम्हें क्या दिखेगा, कंपेयर करने पे तुम्हें ये वैल्यू दिख जाएगी ए, ये वैल्यू दिख जाएगी बी, और ये वैल्यू दिख जाएगी सी। तो यहाँ से ए की वैल्यू टू आ जाएगी, बी अपने साथ माइनस लेके आया तो बी की वैल्यू माइनस फोर हो जाएगी, सी की वैल्यू तीन हो जाएगी। ये चीज समझ आई। अब यहाँ से तुम बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकाल लो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकालोगे तो वो उसका क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, विचलक हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा। फिर उसने क्वेश्चन में पूछा क्या है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स का नेचर बताओ। तो रूट्स का नेचर कैसे बताओगे, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू पे। अगर मान लो बी स्क्वायर की फोर ए सी की वैल्यू चार आई, तीन केस बनाते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू जो विचलक है, इस विचलक की वैल्यू या तो चार आ गई या जीरो आ गई या माइनस तीन आ गई। तो अगर चार आ गई, चार आ गई मतलब जीरो से ज्यादा है, तो इसका मतलब दो डिस्टिंक्ट अलग अलग दो रियल रूट्स होंगे, वास्तविक मूल होंगे। ये इसका नेचर है। अगर जीरो आ गई तो दो समान रियल रूट्स होंगे, और अगर जीरो से छोटी आ गई
तो नो रूट्स, कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। बस ये है। तो इस सवाल में जैसे इसकी वैल्यू कितनी आई थी, इस सवाल में इसकी वैल्यू -8 आई, 0 से छोटी आई, तो इसका कोई भी रियल रूट नहीं निकला। बस इतना आसान है, आगे बढ़े। तो चैप्टर 4 भी खत्म। बस इतना आसान था चैप्टर 4। हमने क्या सीखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म सीखा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पर हमने इसके रूट्स निकालने सीखे। रूट्स निकालने के दो तरीके होते हैं, या तो हम स्प्लिट मेथड से निकाल लें, या फिर श्रीधाराचार्य का फॉर्मूला है ये, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। उसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac सीखा, इसको हम बोलते हैं विचलक। अगर ये 0 से बड़ा होगा, छोटा होगा या कम होगा, उसके हिसाब से इसके रूट्स के नेचर देखे, मूलों की प्रकृति देखी। बस इतना आसान था ये चैप्टर। क्या ये सेम नहीं है? बताओ, चैप्टर 4 में बस इतना था और तुम्हें पूरे 5 से 6 नंबर दे के जाएगा। क्या हम लास्ट चैप्टर आज का शुरू करें? आज का लास्ट चैप्टर हम अपना शुरू करें क्या? हाँ, तो शुरू कर देते हैं भाई, बिना सोचे समझे आज का लास्ट चैप्टर। चलो शुरू करते हैं। इसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम बोलते हैं समानांतर श्रेणी। अब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, पहले तो यही सीखते हैं। अब जैसे तुम ये देखो, जैसे मैं 5 नंबर लाइन से लिखता हूँ, 5 नंबर जैसे मैं बोलता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, और ये चलते जाते हैं। तो तुम्हें दिखा ये लाइन से नंबर चलते जा रहे हैं, और इनमें एक समान घटाव या जुड़ाव हो रहा है। जैसे समान घटाव जुड़ाव कैसे हो रहा है कि तुमने सर एक में अगर मैं एक में अगर एक जोड़ दूंगा तो 2 बन जाएगा, 2 में फिर एक जोड़ूंगा तो 3 बन जाएगा, 3 में फिर एक जोड़ूंगा तो 4 बन जाएगा, 4 में एक जोड़ूंगा तो 5 बन जाएगा, 5 में फिर एक जोड़ूंगा तो 6 बन जाएगा। तो ऐसी सीरीज, ऐसी कोई श्रेणी जिसमें क्रम में, जिसमें एक ही क्रम में घटाव या बढ़ाव होता जाए किसी भी नंबर्स का, उनको हम बोलते हैं समानांतर श्रेणी। समान अंतर, उसका नाम ही क्या है, नाम में देखो ना, समान अंतर, मतलब समान अंतर हो, बराबर अंतर हो दो चीजों में, उसको हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोल दिया। तो ये इसकी एक बेसिक डेफिनेशन पेपर में नहीं आती, फिर भी देख लेना कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स जिसमें ईच टर्म क्या हो, एक ऐड करा जाए एक फिक्स नंबर टू द प्रेसिडिंग नंबर एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। मतलब ये बोल रहा है कि जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए लिखता हूँ 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे चल चल के चलता जा रहा है। तो अगर मैं देखूं ये एक समानांतर श्रेणी में, तो तुम क्या देखो, इनका डिफरेंस देखोगे। डिफरेंस देखो, डिफरेंस कैसे, 4 में से 2 घटाया तो 2 आया, 6 में से 4 घटाया तो 2 आया, 8 में से 6 घटाया तो भी 2 आया, 10 में से 8 घटाया तो 2 आया। तो तुमने बोला हाँ सर ये एक एपी है, ये एक समानांतर श्रेणी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो पहला होता है ये 2, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से। इसको हम बोलते हैं पहला टर्म, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इनके बीच का जो ये डिफरेंस है, इनके बीच का जो डिफरेंस है, इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इनको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, समान अंतर, जो कि कितने का है, अभी 2 का है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं डी से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डी से। तो तुम्हें कभी भी कोई समानांतर श्रेणी पहचानना हो तो उसके बीच का डिफरेंस देख लो, समान होगा, और पहले टर्म को ए बोलते हैं, इनके बीच के डिफरेंस को डी बोलते हैं। यहां तक चीजें क्लियर? यहाँ तक चीजें क्लियर? जितना इनके बीच में अंतर होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है, उसको डी बोलते हैं। अब किसी भी समानांतर श्रेणी का जनरल फॉर्म क्या होता है, वो ये होता है ए प्लस ए डी प्लस ए प्लस 2डी। अब ये क्या है, ये क्या है, तुम्हें समझ नहीं आया तो ये कुछ नहीं, ये बहुत आसान है। ये तुम अगर ध्यान से देखोगे तो तुम्हें खुद समझ आ जाएगा। जैसे मैं यही लिखा 2, 3, 4, 5, 6, ये लिखे। अब तुम, मैं बोलूं, अगर यहाँ से मैं पूछूं ए कितना है, तो तुमने बोला ए तो सर 2 है। और यहाँ से पूछूं मैं डी कितना है, तो डी तुमने बोला किसी का भी डिफरेंस ले लो सर, डिफरेंस तो सेम ही होता है। तो 3 में से 2 घटा लो, चाहे 4 में से 3 घटा लो, चाहे 5 में से 4 घटा लो, चाहे 6 में से 5 घटा लो, तो डिफरेंस 1 हो गया। ए 2 हो गया, डी 1 हो गया। ये तो तुम्हें समझ आया, ए 2 हो गया और डी 1 हो गया। तो अब मैं अगर तुमसे पूछूं ये क्या है, तो तुमने बोला ये तो ए है। अब ये क्या है, तो तुमने बोला सर ये ए में अगर मैं डी को जोड़ दूं, इसका मतलब ए क्या था, ए क्या था तुम्हारा, ए क्या था, ए में मतलब तुम्हारा ए था 2। तो अगर मैं 2 में इस बचे हुए डिफरेंस को जोड़ दूं तो क्या आ जाए 3। तो क्या ये 3 ही नहीं है? फिर अब ये अगला वाला क्या होगा, तो अगला वाला जो टर्म होगा वो पहले तो यही होगा ए प्लस डी। अब इसमें एक डी और जुड़ जाएगा, तो मतलब वो क्या बन जाएगा, ए प्लस 2डी। फिर ऐसे ही अगला वाला टर्म क्या हो गया, ए प्लस 2डी तो होगा ही, प्लस में इसमें ये वाला डिफरेंस और जुड़ जाएगा। तो ऐसे कर करके कॉमन डिफरेंस, कॉमन जनरल टर्म क्या निकलेगी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, ऐसे कर करके निकलती जाएगी। समझ आया क्या है? ये कुछ नहीं है, पहला टर्म है, पहला टर्म में एक बार डिफरेंस जोड़ा, पहले टर्म में 2 बार डिफरेंस जोड़ा, पहले टर्म में 3 बार डिफरेंस जोड़ा, पहले टर्म में चौथी बार डिफरेंस जोड़ा, ऐसे जोड़ते जाएंगे। अब एपी भी दो तरीके की होती है, तो फिनाइट एपी होती है या इनफिनाइट एपी होती है। मतलब या तो एपी खत्म हो जाएगी किसी टाइम पे, जैसे मैं बोलूं एक एपी मैंने लिखी 1, 2, 3, 4, 5। तो इस एपी में अगर मैं पूछूं इस एपी को, तो इसको मैं बोलूं फिनाइट एपी, क्योंकि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक लिमिटेड तक है, 5 ही टर्म तक है। तो इस टर्म में अगर मैं पूछूं ए क्या होगा, तो तुमने बोला ए 1 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस 1 का हो जाएगा।
तो ये लास्ट वाला है, ये उसको हम बोलते हैं लास्ट टर्म, इसको हम बोलते हैं लास्ट टर्म, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से, ये 5 हो जाएगा। पर अगर मैं एक इन्फिनाइट एग्जांपल का दूं तो मैं बोलूँ 1 2 3 4 5 और ऐसे ही चलते ही जाओ, तो इसका लास्ट टर्म तुम बता सकते हो? तो नहीं बता सकते। तो इन्फिनाइट एपी का लास्ट टर्म नहीं बता सकते, बाकी चीजें तुम बता सकते हो, ए वन होगा, डी वी वन होगा, पर इसका लास्ट टर्म नहीं बता सकते। तो इन्फिनाइट एपी का, पर फिनाइट टर्म का लास्ट टर्म बता सकते हो। यहाँ तक चीजें क्लियर। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी होती क्या है, एपी होती क्या है, उसमें ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, और डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है जो उनके बीच में होता है, समान अंतर होता है। और उनका जनरल टर्म क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ऐसे। अब nth टर्म ऑफ ईपी क्या होता है, nth टर्म। अब समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ, एक नंबर लिखा मैंने, जैसे मैंने लिखा 2 आया, फिर 4 आया, फिर 6 आया, फिर 8 आया, फिर 10 आया, और फिर ऐसे चल चल के आएगा। अब तुम बताओ मुझे 10 के बाद क्या आएगा? तो कोई भी बच्चा बता देगा सर मैंने देखा 4 में से 2 घटाया आपने, ये तो 2 आया, 6 में से 2 घटाया तो 2 आया। तो हर बार आप 2 2 घटाते जा रहे हो उल्टे में, इसका मतलब यहाँ भी कुछ घटाने पे 2 आया होगा, इसका मतलब ये 12 रहा होगा। बिल्कुल सही, तुमने बता दिया। तो अगर मैं पूछूं इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो तुमने बोला फर्स्ट टर्म तो 2 होगा सर। सेकंड टर्म क्या होगा, थर्ड टर्म क्या होगा, फोर्थ टर्म क्या होगा, फिफ्थ टर्म क्या होगा, ये हो गया सिक्स टर्म। तो तुमने बता दिया इसका सिक्स टर्म। अब मैं पूछूं अगर इसका एट्थ टर्म क्या होगा इस एपी का, तो तुमने बोले सर सिक्स अगर 12 है तो सेवन्थ 14 होगा, एट्थ 16 हो जाएगा, तो एट्थ टर्म क्या हो जाएगा, 16। पर अगर मैं पूछूं इसी एपी का, तुम बताओ 25th टर्म क्या होगा, 25th टर्म। अब तुम जोड़ने बैठ जाओगे, थोड़ा टाइम लगेगा। अब तुम इस चीज को जोड़ोगे, इस चीज में थोड़ा टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? तो अब तुम्हें बताना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला डिराइव कर लिया nth टर्म ऑफ एपी। ठीक है, किसी भी एपी का अगर तुम्हें nth टर्म निकालना हो तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला निकाल लिया। क्या है वो, है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये अब ये कैसे आया, ये क्या आया, ये क्या। अब ये कितना आसान है, इस चीज को तुम ऐसे समझो, मैं तुम्हें समझाता हूँ फिर से। जैसे मैंने बोला ये तुम्हारे 2 4 6 8 10, ये तुम्हारा टर्म और चलते जा रहे हैं ऐसे अनंत काल तक। अब मैं पूछूं ये एक एपी, इस एपी का, इस एपी का 15th टर्म बता दो, 15th टर्म बता दो। तो तुमने बोला इस एपी का 15th टर्म क्या होगा, तो तुम्हें नहीं पता इस एपी का 15 टर्म का, गिनते छोड़े। हमने बोला सर पहला टर्म तो ये होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, ये चौथा होगा, ये पांचवा होगा, ऐसे ही 15वें आएंगे। सर आप छठा पूछते तो मैं बता देता, पर ऐसे 15वां टर्म तो गिनने में मेरे को साल लग जाएगी। तो उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला बना लिया है जो कि होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जहां पर ये ए क्या है, जहां पर ए है फर्स्ट टर्म, किसी भी एपी जिसका तुम्हें निकालना उसका फर्स्ट टर्म। एन क्या है, जौन सा टर्म तुम निकालना चाह रहे हो, जैसे यहाँ 15वां टर्म निकालना चाह रहे हो तो 15 हो जाएगा। और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है। अगर तुम्हें ये फॉर्मूला याद है तो तुम किसी भी एपी का कोई सा भी टर्म निकाल सकते हो, कोई सा भी टर्म निकाल सकते हो, बस ये फॉर्मूला याद रखना है। अब अगर मैं पूछूं इसका 15 टर्म क्या होगा, तो तुम बोलोगे सर 15th टर्म क्या होगा, मुझे अब तो समझ आ गया। 15th टर्म होगा ए प्लस 15 माइनस वन डी। ए क्या है सर, इस एपी में 2 है, इस एपी में ए क्या है, 2 है, प्लस 15 माइनस वन हो गया 14, इंटू डी क्या है, इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस कितना है, 2 है। देखा ना, 10 में से 8 गए 2, 8 में से 6 गए 2। तो इसको सॉल्व करा, 2 प्लस 14 दूनी 28, 30। तो इसका जो 15th टर्म होगा वो 30 होगा। तुमने आसानी से बता दिया। अब समझ आया किसी भी एपी का nth टर्म बताना कितना आसान है। अब तुम्हें अगर पेपर में ऐसा सवाल मिले तो तुम क्या नहीं कर पाओगे, तुमसे पूछा फाइंड द 10th टर्म ऑफ इस एपी, इस एपी का 10th, तुमने तो पहले तो इस एपी, तो तुम्हें अगर पता है 10th टर्म निकालना है, 10th टर्म, तो फॉर्मूला क्या होता है nth टर्म का, हमने बोला nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो 10th टर्म का क्या हो जाएगा, ए प्लस 10 माइनस वन इंटू डी। तो 10th टर्म का क्या हो जाएगा, ए प्लस 9d। ये फॉर्मूले तुम्हें पुट करना है। इसमें तुम्हें चाहिए क्या क्या, ये 10th टर्म का फॉर्मूला हो गया। तुमको शॉर्ट ट्रिक बताऊं तो तुम वैसे ही निकाल सकते हो। तुमसे जोन सा भी टर्म पूछे, मैं पूछूं 100th टर्म, 100 टर्म, तो तुम कुछ नहीं करो, लिख दो ए प्लस 100 में से घटा दो 99d। ऐसे मैं पूछूं बताओ 55th टर्म, मैं पूछूं 55th टर्म, तो तुम क्या करो, ए प्लस 55 में से घटाए 54d। बस ऐसे करना है, इतना आसान है। अब तुम्हें इधर ए चाहिए डी चाहिए, तो तुम इस एपी में ढूंढ लो, इस एपी में ढूंढ लो, इस एपी में ए क्या है, इस एपी में ए क्या है, इसको मैं यहाँ सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, 2, 7, 12। तो इस एपी में ए क्या है, इस एपी में ए है फर्स्ट टर्म, ये है फर्स्ट टर्म,
फर्स्ट टर्म, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तुमने बोला डी क्या है, डी है इनके बीच का कॉमन डिफरेंस डी। तो तुमने डी क्या निकाला, चाहे तुम 12 में से 7 निकाल लो, चाहे तुम 7 में से 2 निकालो, वही तुम्हारा डी है। तो डी हो गया 5, डी हो गया 5। तो ए हो गया तुम्हारा 2, डी हो गया 5। इस वैल्यू में पटक दो, इस वैल्यू में पटक दो। तो इसमें अगर पटकोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू हैगी तुम्हारी 2 प्लस 9, डी की वैल्यू है 5। तो 2 प्लस 9 की वैल्यू 5, 45, 9 पंजे 47। तो 47 क्या होगा तुम्हारा 10th टर्म होगा, और तुम्हारे 2 नंबर आसानी से पक्के हो गए। है कितना आसान, है कितना आसान, सच बताओ तुमने कर लिया। अगर मैं इसका तुमसे पूछता 20th टर्म बताओ इसी एपी का, तो तुम क्या नहीं बता पाते। अब चाहे बेसिक में आए चाहे स्टैंडर्ड में आए, तुम नहीं बता सकते इतना आसान। सच सच बताना, है कि नहीं आसान। आगे बढ़े, ठीक है। अब इसी का अगर और वाला क्वेश्चन देखें पेपर में 2 नंबर, ये वाला तो तुम अब आसानी से कर लोगे। चलो इसी के लिए मैं तुम्हें बताता हूँ, इसी एपी का तुम मुझे 25th टर्म, इसी एपी का 25th टर्म मुझे कमेंट में बताओगे। कमेंट में इसी एपी का 25th टर्म मुझे बताओ कमेंट में, कैसे निकालोगे फॉर्मूला। बस मुझे आंसर बताना, पर सच में अपने घर पे करके देखना पेन कॉपी पे। तुम्हें समझ आ गया किसी भी एपी का कौन सा टर्म कैसे निकालना है, ये चीज समझ आ गई। तुम्हें ए चाहिए, पहला टर्म चाहिए, उनके बीच का कॉमन डिफरेंस चाहिए, और तुम्हें उस 25th टर्म का फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो कि nth टर्म का फॉर्मूला होता है क्या, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए बस। अब अगली बार वो क्वेश्चन पूछे विच टर्म ऑफ एपी इज, इसका इज -81। इस बार क्वेश्चन अलग से पूछ रहा है। वो पूछ रहा है अगर ये एक एपी है, 21 है, फिर 18 आई, फिर 15 आई, तो ऐसी खत्म हुई होगी -81 पे, तो ये कौन सा टर्म है, ये विच टर्म, ये कौन सा टर्म है, वो पूछ रहा है ये जो टर्म होगा वो कौन सा होगा। अब ये उल्टा सवाल पूछा है, तो ये भी कोई मुश्किल नहीं है, ये भी कर सकते हो तुम आसानी से। तुमने मान लिया लेट, तुमने मान लिया जो -81 है ना, ये मेरा nth टर्म है, ये मेरा nth टर्म है। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। nth टर्म का फॉर्मूला ये होता है। तो nth टर्म कितना माना तुमने, -81, तो तुमने -81 की जगह -81 लिख दिया। a की वैल्यू कितनी है 21, a की वैल्यू कितनी है 21, तो तुमने 21 लिख दी। प्लस n-1, n तुम्हें पता नहीं, तो n-1 की जगह n-1 लिख दिया। d कितना है, तो d तुमने डिफरेंस देखा, इनका डिफरेंस कितना है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है। तो तुमने बोला 18 में से 21 घटाओ, चाहे 15 में से 18 घटाओ, चाहे 18 में से 21 घटाओ, उल्टा घटाना है, चाहे 15 में से 18 घटाओ, यही तो हमेशा डी आएगा। तो तुम्हारा डी आ गया -3, तो तुमने डी की जगह लिख दिया -3। बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहाँ से एन नहीं आ जाएगा, करूँ क्या, चलो सॉल्व कर ही देता हूँ, तुम बोल रहे हो तो सॉल्व कर ही देता हूँ। चलो -81 का -81, 21 का 21, प्लस -3 का इंटू करूंगा तो -3n हो जाएगा, और -3 का इस माइनस में इंटू करूंगा तो +3 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं देखूं, इसको इधर उठा के लाऊं, तो -81 बराबर बचेगा 21 माइनस 3n प्लस 3। तो ये 21 और 3 मिलके हो जाएंगे 24। इस 24 को मैं 3n को यहाँ ले आ रहा हूँ, तो 3n पॉजिटिव हो जाएगा, तो 24 में से 81 ऐड हो जाएंगे, तो 3n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 और 1 5, 8 और 2 10। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 3 9, 3 5 15, n की वैल्यू 35। तो इसका मतलब जो ये तुम्हारा 81 था, ये तुम्हारा माइनस का 81, ये तुम्हारा 35th टर्म था, ये तुम्हारा 35th टर्म था। इतना आसान है। जब भी तुम्हें ऐसा कभी क्वेश्चन आए कि ये वाला टर्म इसका कौन सा टर्म होगा, तो उसको nth टर्म मान लेना, nth टर्म का फॉर्मूला लगा देना, एंड देन वैल्यू पुट कर देना, ये और डी की तुम्हें आंसर आ जाएगा। इतना आसान है, कर लोगे, कर लोगे। अब तुम्हें 2 चीजें यहाँ से क्लियर हो गई, एपी क्या होता है, एपी का कोई सा भी टर्म पूछे तो वो तुम कर लोगे, और कोई सा भी टर्म कौन सा टर्म है ये भी पूछे तो भी तुम कर लोगे इस फॉर्मूले से। आगे बढ़े, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन इस तरीके से भी कभी कभी पूछ लेता है, क्या कि एक एपी बताओ जिसका थर्ड टर्म 5 है, सेवेंथ टर्म 9 है। उसको बोल रहा है एपी बताओ जिसका थर्ड टर्म 5 है, मतलब थर्ड टर्म जिसका थर्ड टर्म कितना है, 5 है, और सेवेंथ टर्म कितना है, 9 है। अब तुमको पता है किसी भी एपी का थर्ड टर्म क्या होता है, तुम्हें याद है nth टर्म का फॉर्मूला, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता था, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो अगर मैं पूछूं थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो a प्लस 3 माइनस वन इंटू डी। तो यहां से हो जाएगा a प्लस 2d। वैसे मैं पूछूं सेवेंथ टर्म क्या हो जाएगा, तो a प्लस 7 माइनस वन इंटू डी, तो हो जाएगा a प्लस 6d। तो यहाँ से तुम्हें दो वैल्यू मिली कि a प्लस 2d जो तुम्हारा थर्ड टर्म है, जो तुम्हारा थर्ड टर्म है, और तुम्हारा सेवेंथ टर्म है। सेवेंथ टर्म क्या है, a प्लस 6d। तो a प्लस 6d, ये 9 क्यों लग गया भाई, 69 क्यों लग गया भाई, हाँ a प्लस 2d, तो a प्लस 2d कितना दिया है 5, और सेवेंथ टर्म कितना दिया है 9। तो यहाँ से तुम्हें ये दो इक्वेशन मिली।
इन दो इक्वेशन को अब तुम सॉल्व करना है, लीनियर इक्वेशन से, चाहे एलिमिनेशन से कर लो, चाहे तुम सब्स्टिट्यूशन से कर लो। मुझे एलिमिनेशन ये आसान दिख रहा है तो मैं एलिमिनेशन से कर लेता हूँ। एलिमिनेशन से क्यों आसान दिख रहा है, ए बराबर है तो माइनस कर दिया, ये भी माइनस कर दिया, माइनस कर दिया, साइन क्या कर देना है, चेंज कर देना है नीचे वाले, नीचे प्लस है तो माइनस कर दिया, प्लस है तो माइनस करना है, प्लस है तो माइनस करना है। ए से ए कैंसिल हो गए, 2D में से 6D कट गए, 2D में से 6D कट गए, यहाँ 5 में से 9 कट गए, 5 में से 9 कट गए, तो 2D में से 6D जाएंगे -4D, 5 में से जो जाएंगे -4, माइनस से माइनस कट गया, 4 से 4 कट गया, तो D की वैल्यू 1 आ गई। अब इस D की वैल्यू 1 मैं इस इक्वेशन में रखूंगा, किसमें, इस वाले इक्वेशन में। तो यहाँ से अगर A, इस D की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो A+2, D की वैल्यू 1 रखी तो 5 आ गई, तो A+2 बराबर 5 आ गया, 5 5 भाई 5। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 5 में से 2 गई 3, तो अगर ए 3 आ गया और डी 1 आ गया, तो अब तुम क्या कोई एपी नहीं बता सकते। तो एपी क्या होती है तुम्हारी, एपी होती है पहला टर्म, फिर उस पहले टर्म में एक बार डिफरेंस जोड़ा, उस पहले टर्म में 2 बार डिफरेंस जोड़ा, उस पहले टर्म में 3 बार डिफरेंस जोड़ा, ऐसे चलते जाओगे 7th टर्म तक। तो तुम्हें पता है पहला टर्म क्या है, 3, तो 3 आया, फिर अगली बार 3 में क्या जोड़ना है, 1 जोड़ना है, फिर अगली बार 3 में क्या जोड़ना है, 2 जोड़ना है, अगली बार 3 में क्या जोड़ना है, 3 जोड़ना है। तो ऐसे करके 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ तक ये पी होगी, यही आंसर होगा। अब तुम चेक भी कर सकते हो, चेक भी कर सकते हो। इसका थर्ड टर्म क्या है, 5 सवाल में दिया गया था। इसका 7 टर्म क्या है, 9 सवाल में दिया गया था। ऐसे करना है ये सवाल। क्या तुम एक nth टर्म वाले फॉर्मूले से, इसीलिए मैंने बोला ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या तुम nth टर्म वाले सवाल से, और ये बहुत आसान है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसीलिए मैं करा रहा हूँ, कर लोगे। आगे बढ़े, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक 11th टर्म बताओ फ्रॉम द लास्ट टर्म टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। अब ये बेसिक, अब जैसे बेसिक जो मैथ लिए उनके में ये सवाल नहीं आएगा, पर स्टैंडर्ड वालों के में ये सवाल आ जाएगा। तो अभी तक मैंने जितना पढ़ाया, क्या वो तुम्हें लगा बेसिक स्टैंडर्ड डिफरेंस, दोनों चीजें सेम नहीं है, पर फिर भी अगर ऐसा सवाल आ जाए तो तुम कैसे करोगे। इसमें क्या बोला है कि अगर ये एक एपी दी गई है तुम्हारे सामने, एपी दी गई है, एपी दी गई, एपी क्या दी गई, एपी तुम्हारे सामने क्या दी गई है, जल्दी फटाफट लिख लेते हैं, 10, 7, 4, चल चल के -62। इस एपी का 11th टर्म बताना है फ्रॉम द लास्ट टर्म टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म, मतलब पीछे से 11th टर्म बताना है, पीछे से 11th टर्म बताना है तुम्हें इस एपी का। तो जो बच्चे समझदार नहीं होंगे वो क्या करेंगे, जो तुम कर भी सकते हो, इसको करने के दो तरीके, तुम क्या करोगे, इस एपी को सॉल्व करोगे, यहाँ से ए निकालोगे, यहाँ से डी निकालोगे, डी निकाल लोगे, फिर ये लास्ट टर्म निकालोगे, इसको nth मान के, इसको nth मान के, जो 81 वाला सवाल कराया था ना अभी पीछे, ये वाला कौन सा वाला, ये 81 वाला कौन सा सवाल कराया था अभी भाई, ये वाला। तो इससे तुम पता कर लोगे कि ये 62 कौन सा टर्म है, फिर तुम्हें टोटल नंबर ऑफ टर्म पता पड़ जाएंगे। मान लो तुम्हें टोटल नंबर ऑफ टर्म पता पड़े 30, फिर 30 में से 11 घटाओगे तो यहाँ जो 19वां टर्म होगा वो तुम्हारा आंसर होगा। लेकिन क्या मैं इस एपी को रिवर्स नहीं कर दूं, इस एपी को मैं उल्टा लिख देता हूँ, इसको मैं उल्टा कर दूं। अगर मैं उल्टा कर दूं तो पहले -62 आ जाएगा, फिर पहले -62 आ जाएगा, फिर ऐसे ही चल 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 रहे, फिर कभी 4 आएगा, फिर कभी 7 आएगा, फिर कभी 10 आएगा, ऐसे चलता जाएगा। तो क्या मैं इसको रिवर्स करके अब यहाँ से 11th टर्म नहीं बता पाऊंगा, यहाँ से 11th टर्म नहीं बता पाऊंगा, वो मेरे लिए ज्यादा आसान नहीं होगा। लॉजिकली सोच रहा हूँ ना दिमाग में, मैंने इस एपी को उल्टा कर दिया, इसको उल्टा कर दिया, उल्टा उल्टा, जो चीज यहाँ थी वो यहाँ आ गई, जो चीज यहाँ है वो ऐसे चली गई। तो अब यहाँ से 11th बताना था ना मुझे, यहाँ से 11th, लेजर पॉइंटर से देखो, लेजर पॉइंटर, यहाँ से 11th बताना था ना, इसका मतलब 62 से इस लंग। लेकिन अब मैंने इसको उल्टा कर दिया है, तो इस साइड मुझे 11th टर्म बताना है। और तुम्हें पता है 11th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, अगर तुम्हें किसी भी एपी का 11th टर्म बताना हो, क्योंकि ये पहला टर्म है, अभी ये बन गया है पहला टर्म, फर्स्ट टर्म बन गया है ये, अभी ये। तो अब अगर 11th टर्म बताना हो, इधर से तुम्हें नंबर ऑफ टर्म ही नहीं बताते तो तुम्हें बता ही नहीं पाते वो टर्म कौन सा होता, 11th जो होता। पर यहाँ से तुम्हें अगर फर्स्ट बताए तो यहाँ से 11th 11th होगा। और 11th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A+10D। A+10D के लिए तुम्हें क्या चाहिए, ए और डी। ए की वैल्यू कितनी है, -62, +10, डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू यहाँ देख लो, घटा के 7 में से 4 गए 3, 10 में से 7 गए 3, डी की वैल्यू 3 है, तो डी की वैल्यू 3 है तो 3 रख दी। तो -62, 10 में 30, 30, तो 30 गए माइनस के 32, ये तुम्हारा 11th टर्म होगा। कितना आसान था, इसको उल्टा करने पे, जस्ट उल्टा नहीं करते तो तुम्हें 3 स्टेप करने पड़ते। पहले तुम यहाँ से टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालते, फिर उसमें से माइनस करके उसका 11 टर्म निकालते। समझ पा रहे हो, ऐसे लॉजिकली कर सकते हो चाहे कैसे भी। अगला आता है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। अब सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी क्या होता है, क्यों जरूरत पड़ती है वो समझते हैं। तुमने nth टर्म का फॉर्मूला तो याद कर लिया होगा, मैं इतना मान के चल रहा हूँ।
अब सम ऑफ एन टर्म्स क्या होती है, देखो जैसे मैं कोई एक एपी लिख रहा हूँ, अब मैं बोलूँ इन एपी का सम बताओ, इनका सम बताओ, तो तुम आसानी से कर लोगे, सर ये तो मुझे आता है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 5 × 4 = 9, 9 × 3 = 12, 12 × 2 = 14, 15, इसका आंसर 15 हो गया। है आसान, बिल्कुल आसान है, बोला बहुत आसान है। अब मैं पूछूं चलो एक, अगली मैं एपी लिख रहा हूँ, अब मैं एक और एपी लिख रहा हूँ, है ना, अब मैं एक और एपी लिख रहा हूँ, 10, 15, 20, 25, 30, और ऐसे कर करके जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, कब तक, 70 तक। अब तुम बताओ इन टर्म का एपी बताओ, इन सारे एपी के टर्म का तुम सम बताओ। अब थोड़ा डर लगा जोड़ने में, पहले तो तुम नंबर ऑफ टर्म निकालोगे, ये सब चीजें तो जोड़ने में कठिन है, तो उसके लिए यूज होता है ये वाला फॉर्मूला जो होता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी। तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी, उसके लिए फॉर्मूला जो यूज होता है वो होता है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी वो होता है n/2 2a + n - 1 * d, n/2 2a + n - 1 * d। ये याद ही करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्या है, अगर तुमको सम ऑफ एन टर्म निकालना हो, किसी भी एपी में जितने टर्म है उन सबका सम निकालना हो, अगर लास्ट टर्म दिया है तो आसान जरूर है, इफ लास्ट टर्म दिया गया है तो आसान होता है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, ऐसे बोल रहा हूँ जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए मैं लिख दूं तुम्हारे लिए कि यहाँ 10 है, फिर 20 है, फिर 30 है, फिर 40 है, फिर 50 है, तो अगर तुम्हें इनको जोड़ना हो तो तुम कुछ नहीं, ये वाला फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे फर्स्ट टर्म भी पता है, यहाँ पे तुम्हें फर्स्ट टर्म पता है ए, यहाँ पे तुम्हें डिफरेंस भी पता है, इनका डिफरेंस 10, और यहाँ पे तुम्हें लास्ट टर्म भी पता है, तो तुम इस फॉर्मूले का यूज करोगे। पर अगर ये डॉट 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 होते, पता ही नहीं कौन सा टर्म आखिरी है, तो फिर एन टर्म्स के सम के लिए तुम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। अब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कैसे करना है। जैसे अगर क्वेश्चन आया, तुमसे पूछा राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ इस एपी के दो टर्म्स बताओ, अगले दो, मतलब ये वाला और ये वाला, तो तुम्हें पता है ये ए है, यहाँ से ए है, ए पता पड़ गया, ये ए पता पड़ गया, और यहाँ से डी भी पता कर लो, डी कैसे निकालोगे, 10 में से 4 घटा गए तो डी आ गया 6, तो तुम्हें पता पड़ गया यहाँ से ए है 4, डी है 6। अगले दो बताने हैं, तो तुम्हें पता है ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो तुम्हें बताना है फिफ्थ टर्म और सिक्स्थ टर्म। फिफ्थ टर्म क्या होता है, a + 4d, सिक्स्थ टर्म क्या होता है, a + 5d। अब क्या इनमें वैल्यू पुट करके और डी की तो मुझे आंसर नहीं दे सकते, फटाफट कमेंट में इनके आंसर लग देना, फटाफट इस क्वेश्चन का कमेंट में आंसर लिख देना। आगे देखे, आगे अगला क्वेश्चन देखे, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग, ये एक एपी है 34, 32, 30 डी। अब इसका क्या निकालना है, सम निकालना है, क्योंकि तुमको लास्ट टर्म दिया गया है, लास्ट टर्म दिया गया है, तो तुम्हें सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला कौन सा लगा दोगे, n/2 a + l। अगर नहीं दिया रहता तो सम ऑफ इसका क्या होता है, n/2 2a + n - 1 * d। ये रटना ही पड़ेगा जैसे मुझे रटा है, एट दी एंड कितना भी मैं समझा दूं, कोई भी टीचर समझा दे फॉर्मूला कहाँ से बना, एट दी एंड तो याद ही करना पड़ता है ना। तो अगर तुम्हें लास्ट टर्म दिया है तो तुम ये वाला लगा दो, अब लास्ट टर्म दिया है तो तुमने ये वाला लगा दिया। तुमने बोला एन कितने, एन तो तुम्हें पता ही नहीं है, नंबर ऑफ टर्म तो तुम्हें पता ही नहीं है, तो नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए क्या करोगे, nth टर्म वाला फॉर्मूला लगाओगे, फिर a + l करोगे, तो वैसे करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। फिर क्या करना पड़ेगा तुम्हें, नंबर ऑफ टर्म निकालने पड़ेंगे, नंबर ऑफ टर्म निकालने पड़ेंगे। समझ आए कैसे नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालोगे, मान लोगे ये इसका nth टर्म है, और फिर वो a + n - 1 * d वाला करके नंबर ऑफ टर्म निकालोगे, फिर यहाँ पे n की वैल्यू पुट करोगे और फिर सॉल्व करोगे, a की वैल्यू हो जाएगी 34 और l की वैल्यू हो जाएगी 10। ऐसे करके सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आसानी से आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्म निकालना पड़ेगा, कोई और तरीका नहीं है। तो आई होप आपको समझ आया होगा ये सब चीजें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक और, ऐसे भी तरीके के सवाल आते हैं कि चेक वेदर 301 इज ए टर्म ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर, मतलब ये पूछ रहा है अगर ये एक एपी है तो इस एपी में कहीं आगे कहीं 301 आएगा क्या, वो ये पूछ रहा है, इस एपी में कहीं आगे 301 आएगा क्या, नहीं आएगा। तो तुमने बोला शायद आ सकता है, मुझे नहीं पता, तो तुमने मान लिया, मान लो मैं आएगा, तो मान लो अगर आएगा, तो ये इसका मान लो nth टर्म है, तो तुमने मान लिया इसका nth टर्म 301 है, तो बस फॉर्मूला लगा दो। तो तुम ये सोचो, जैसे ये फॉर्मूला लगाओगे तो ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है, चौथा टर्म है, तो वैसे ये भी कोई एक इंटीजर ही होगा, ये भी कोई एक इंटीजर ही होगा ना, मतलब एक दो में होगा ना, ऐसा तो नहीं होगा ये 1.2वां टर्म होगा, 2.3वां टर्म होगा, ये कोई नंबर ही तो होगा ना, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 उसी टर्म में तो होगा। तो अगर ये nth टर्म होगा तो ये डिवाइड होगा, अगर वैसे कैसे बोल रहा हूँ मैं समझाता हूँ, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 * d। इसकी वैल्यू तुम्हें 301 दी है, a की वैल्यू तुम्हें 5 दी है, n - 1 तुम्हें पता नहीं है, d की वैल्यू तुम्हें कितनी दी है, 11 में से 5 गए, 17 में से 11 गए, 6 बराबर 301। अब तुम यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो 5 + 6n - 6 बराबर 301 आया। तो 6n की वैल्यू कितनी हो गई, 301 में 6 जोड़े 307, 307 में कितना आ रहा है, 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 अच्छा 312,
तो n की वैल्यू कितनी होगी? 312/6, 312/6। अब तुम काट लो इसको, अगर ये कट जाए, अगर ये कट जाए 6 पंजे 30 और 6 दूनी 12, अगर ये कट जाए तो मतलब ये 52 का टर्म होगा, इसका मतलब ये इसकी वैल्यू होगी। और अगर ये नहीं कटे, अगर ये नहीं कटे, अगर ये नहीं कटे तो इसका मतलब ये इसके टर्म नहीं होगा, इसके लिस्ट में नहीं आएगा। बस इतना मैं बताना चाह रहा था। समझ आया? समझ आया कितना आसान है ये सब चीजें? आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब समरी देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में। तो हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा? हमने देखा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, उसके एक जनरल टर्म जाना कि ए प्लस डी, फिर डी डिफरेंस को 2 बार जोड़ दो, डिफरेंस को 3 बार जोड़ दो, ऐसे कर करके हमने एक जनरल टर्म जाना। फिर हमने जाना कि किसी भी इसमें फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस को डी बोलते हैं। फिर हमने सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला जाना, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स का फॉर्मूला जाना, ये nth टर्म का फॉर्मूला था, सॉरी, ये n टर्म का फॉर्मूला जाना। फिर सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला जाना, एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और फिर अगर लास्ट टर्म दिया है तो ये वाला फॉर्मूला जाना। तो इस तरीके से हमने पूरी अपनी पांचों चैप्टर्स को, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को साथ में निपटा दिया। आई होप आपको समझ आया होगा। मैं गारंटी करता हूँ इससे आपका भी एक भी कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, आप पूरे के पूरे क्वेश्चंस कर लोगे। ये साइड में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लाया हूँ, अगर आपको लगता है तो आप लगा लेना। आप ये ऑब्जेक्टिव, चलो मैं करा ही देता हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो अगर ये तो देखो अब तुम कर सकते हो, अब तुम्हें पता है, देखो तुम हिंदी मीडियम वालों भी देखो, संख्या 6 और 20 का एचसीएफ बताओ, 6 और 20 का एचसीएफ बताओ। तो अब तुम नहीं बता सकते 6 और 20 का एचसीएफ, 6 का निकाल लोगे 2 गुणा 3, 20 का निकाल लोगे कैसे, 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1। अब तुम इसमें देखो एचसीएफ में क्या करते थे, प्राइम फैक्टर्स की सबसे लोएस्ट कॉमन घात लेते थे। तो 2 और 2 यहाँ पे कॉमन है, कॉमन में भी सबसे कम कम है 1, तो एक, ये 2 आंसर तुम्हारा पावर 2 की पावर 1 आंसर हो जाएगा। ऐसे कितना आंसर है, 2 की पावर 1 आंसर हो जाएगा। समझ आया? अगला पूछा जब a1/a2 b1/b2 के बराबर होता है और c1/c2 के भी बराबर होता है, तो इसका मतलब तीनों बराबर होता है, तीनों बराबर होता है तो लाइन कैसी होती है, कोइंसिडेंट होती है। लाइन कोइंसिडेंट होती है तो उसके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, इन्फिनाइटली सॉल्यूशंस होते हैं। और इन्फिनाइटली सॉल्यूशंस होते हैं तो ये डिपेंडेंट भी होती है, आश्रित भी होती है, और संगत भी होती है। कौन सी होती है? डिपेंडेंट के साथ कंसिस्टेंट भी होती है। ये अभी पीछे बताया था ना फॉर्मूला। तो अगर तुम्हें पता है तीनों बराबर है, इसका मतलब इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, कोइंसिडेंट लाइन होगी, डिपेंडेंट होगी, कंसिस्टेंट होगी। याद आया? और अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होता था तो फिर ये एक ही सॉल्यूशन होता था। और अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर तो होता था, पर c1/c2 के बराबर नहीं होता था, तो इस केस में लाइन इनकंसिस्टेंट हो जाती थी, पैरेलल हो जाती थी। शायद याद भी आया होगा, नो सॉल्यूशन होता था। शायद मे भी तुम्हें याद आया होगा, समझ आया होगा छोटी छोटी चीजें। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो ये द्विघात समीकरण है, इस द्विघात समीकरण में एक जनरल इक्वेशन दी है, इसमें मूल वास्तविक बराबर होंगे, रियल रूट्स होंगे। रियल और इक्वल रूट्स कब होते थे? रियल और इक्वल रूट्स कब होते थे? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होता था। अगर 0 से ज्यादा होता था तो फिर रियल दो रूट्स होते थे, लेकिन कैसे होते थे? डिस्टिंक्ट रूट्स होते थे, अलग अलग होते थे। इस केस में एकदम सेम होते थे, रियल होते थे, इक्वल भी होते थे। और अगर 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा होगा तो फिर कोई भी रूट नहीं होता था। याद आया? और ये वाला ऑप्शन तो देखो 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, 4ac स्क्वायर नहीं होता है। तो तुमको पता है ये सब। अब जैसे यहाँ पूछा 10th टर्म ऑफ एपी, अब देखो ये वाला ऑब्जेक्ट है, सब तुम पेपर में नहीं बना पा रहे हो क्या उससे? 2 4 6 तुम्हें पता है 10th टर्म निकालना है। 10th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस 9d। यहाँ a की वैल्यू 2 दी है, a की वैल्यू 2 दी है, d की वैल्यू कैसे निकाल लोगे? घटा के 4 में से 2 गए 2। तो तुम्हें a पता है, d पता है, तो तुम क्या 10th टर्म नहीं निकाल पाओगे? a प्लस 9d, a प्लस 9d मतलब 2 प्लस 9, d की वैल्यू 2, तो 2 प्लस 9 दूनी 18, 2 प्लस 20 हो गया 20 आंसर इसका। क्या इतना? अब ये देखो ये बच्चा गलत कराया है, ये बच्चा क्या कराया? गलत 18 करके। तो बस इतना आसान है। आई होप तुमको ये चीजें समझ आई होंगी। अब क्या करेंगे हम? बस वेट करेंगे। तुम्हारा काम क्या है? अब घर पे जाके बस तुमको कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिंपली क्या करना है, इन पांचों को रिवाइज करना है। इनकी पीडीएफ तुमको, फ्री पीडीएफ तुमको मैं कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहां जाके देख लेना। कोशिश करो जितने ज्यादा बच्चों को शेयर कर पाओ कर देना, एक भी कॉन्सेप्ट मैंने मिस नहीं करा इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ अब तुम घर पे जाके इनको क्या करो, पीवाईक्यूज लगाओ। पीवाईक्यूज जो भी चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 तक जो भी पुराने क्वेश्चन आए उनको लगाओ, और देखो कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है। जो नहीं बन रहा है मुझे बताओ, मैं कराऊंगा। वैसे मोस्टली 95% ऑफ द क्वेश्चन आप कर लोगे। मेरा एम ये है कि आप सारे के सारे क्वेश्चन कर लो और आपसे बन भी जाएंगे। नहीं बनेगा तो और वाला बन जाएगा, क्योंकि सारी चीजें पढ़ा पाना बड़ा वो है। मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आपको पढ़ा दी, इन्हीं में से चीजें आपकी हो जाएंगी आराम से। आप 75 में से 60 प्लस मार्क्स स्कोर कर लोगे। अब हमें बस वेट करना है किसका? जब ये डे 1 किस में कन्वर्ट हो जाए? डे 2 में। तब तक के लिए थैंक यू। जो भी नया है चैनल पे प्लीज सब्सक्राइब बेटा, यार तुम इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो तुम लोगों के लिए कर रहा हूँ। बाकी मिलते हैं फिर डे 2 पे। थैंक यू सो मच।